अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर। ठीक हो गया। चलें 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर कोई कैंडिडेट्स आ गए, तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 243 पे शुरू करें, चलो। बायोसेक्टर्स। अच्छा। चलें जी, बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो सबसे पहला हमारे पास एट्रियल प्रेशर है, उसमें जो सबसे पहला है वो है सिस्टोलिक प्रेशर। और ये हाईएस्ट होता है, ठीक है जी। और हार्ट कंट्रैक्ट करता है और इजेक्ट करता है ब्लड को। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वो लोएस्ट प्रेशर होता है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो रिटर्न टुवर्ड्स द हार्ट विया वेन्स। और जो पल्स प्रेशर होता है वो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ अब ये समझना कैसे है आपने इसको, कि ये देखें अब आपका हार्ट है। अच्छा। सबसे पहले क्या होता है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब ब्लड लंग से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, सो द फर्स्ट स्टेप इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है ये एज अ क्लोज चैम्बर काम करता है। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है जी। क्लोज चैम्बर काम करता है, ना एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है और ना वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा ब्लड बाहर की तरफ जाता है। तो होगा क्या, ये एज ए क्लोज चैम्बर काम कर रहा होता है। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो वेंट्रिकल में ब्लड होगा वो क्या करेगा, एज ए क्लोज चैम्बर काम करेगा और यहाँ पर एक प्रेशर रेज होगा, ठीक है। और जब ये 80 से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो यहाँ से एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगी और ये ब्लड को इजेक्ट कर देगी। मेरे ख्याल में मैं आपको कार्डियक साइकिल यहाँ पर ही करवा दूं, ताकि आपको ये चीजें सारी यहाँ पर क्लियर हो जाएं। सर ये कौन-सी बुक से करवा रहे हैं? जी, हेलो। फ़ास्ट एड या फर्स्ट एड से? हेलो। हेलो अस्सलाम बीआरएस वालेकुम। से। हेलो, सर ये अस्सलाम को वालेकुम। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, ऊंचा बोले। सर ये कौन-सी बुक से करवा रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ? ये बीआरएस है, बीआरएस। अच्छा, बीआरएफ से सीवीएस करवा रहे हैं। चले मैं फर्स्ट एड पे स्विच करता हूँ, रुक जाए एक सेकंड। चलिए फर्स्ट एड से करते हैं, फिर आगे उस पे स्विच कर लेंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब के, ये हार्ट है। तो इसमें जो पहली चीज वो ये होगी कि जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन होगी, ठीक है जनाब। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में ये चीज होगी कि जो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से आपने ये बात याद रखनी है कि इसने ब्लड ने जाना है एओर्टा में, ठीक है जी, इजेक्ट होकर। तो इसमें होगा क्या, पहला स्टेप क्या है कि जब यहाँ से एट्रिया सिस्टोल करेगा, 100% ब्लड जो है किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब ये क्लोज चैम्बर काम कर रहा है, ठीक है जी, क्लोज चैम्बर काम कर रहा है। कौन, एट्रिया। तो अब ना एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा और ना वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड आएगा। कब मतलब ये एओर्टा ओपन होगा, आपने ये बात याद रखनी है जब 80 mmHg से
प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ये जो एओल्टा है ये ओपन हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इजेक्शन, जो ब्लड इजेक्ट होगा इसे हम क्या कहते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और जो ब्लड इजेक्ट होगा उसे हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात आपने ये बात याद रखनी है कि ये तो थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, जो हम कहते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। तो ये क्या थी, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है कि जो मैक्सिमम ब्लड होगा, ठीक है जी, जो मैक्सिमम ब्लड होगा वो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो पीछे रह जाएगा वो क्या होगा, लेस ब्लड होगा। और आप ये देखें कि एओल्टा भी ओपन है और इसमें भी अच्छा भला प्रेशर होता है 100 mmHg, राइट। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, 100 mmHg प्रेशर होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस जो थोड़ा सा ब्लड रह जाएगा, इसको ब्लड ब्लड को निकालने के लिए व्हाट वी नीड मोर प्रेशर। ठीक है जी। और इसे हम क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ये बात समझ आइए कि नहीं आई है आप सबको, जितने ऑनलाइन है 47, कि व्हाट इज रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन एंड व्हाट इज रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें रफी में एमसीक्यूज जो आएगा वो आपसे यही पूछा जाएगा कि जो मैक्सिमम प्रेशर होता है एओल्टा पे वो किस टाइम पर होता है, दैट इज ड्यूरिंग रेड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन। दोबारा देख लें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा, पहले होगा रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो होगा 80 mmHg। ठीक है जी। ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक क्लोज चैम्बर काम कर रहा है, और जब 80 से ऊपर होगा एओल्टा ओपन हो जाएगी और रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन हो जाएगी। अब आपको मैंने कल भी बताया था कि 100% ब्लड इजेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो ब्लड रह जाएगा, अब उस थोड़े से ब्लड को निकालने के लिए वी नीड मोर प्रेशर, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, मोर देन 100 यानी 120 हो जाएगा। ठीक है जी। और इस फेज को हम क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ठीक है जनाब। तो ये जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इसके दो फेजेस हैं, वो मैंने आप दोनों को, दोनों जो फेजेस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप रफी खोलेंगे तो आप इसमें लिखा हुआ होगा कि हाईएस्ट, थर्ड पॉइंट अगर पढ़ें कि इजेक्शन of the blood from the ventricle continue but it is slower, ventricular pressure begin to decrease and highest aortic pressure is recorded during this phase। तो ये थर्ड पॉइंट जो है आपने ये बात याद रखनी है कि हाईएस्ट एओर्टिक प्रेशर रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग दिस फेज। तो रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होगा, हाईएस्ट एओर्टिक प्रेशर होगा। ठीक है जनाब। तो ये था आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप गौर से देखें, दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है जनाब। अब आपने ये बात याद रखनी है कि व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये काफी लोगों को समझ नहीं आती है, लेकिन आज इंशाल्लाह आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। अब आप ये देखें कि ये है हार्ट, राइट। तो अगर आप गौर करें इस जगह पे कि जब आपकी रैपिड भी होगी, रेड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन भी होगी, राइट। तो जो वेंट्रिकल था, अब ये क्या काम कर रहा था, एज अ क्लोज चैम्बर। तो अब आप मुझे बताएं कि जो ब्लड है वो कहां पे स्टोर हो रहा होगा, एनीवन, कौन स्टोर कर रहा होगा। हेलो। एट्रियम। वेरी गुड। ये आवाज क्यों कम है आज, आप सबकी आवाज बहुत कम है, क्या वजह है। हेलो बोलें, आप में से कोई बोले बंदा एक अदद। सर हमें तो ठीक आ रही है ठीक आवाज। आवाज बहुत कम है, क्या वजह है। सर हमें ठीक आ रही है आपकी आवाज। चले, आपकी आवाज कम है, मेरी सुनते सर आपका जाएं। वॉल्यूम कम होगा, छोड़ें। अपना अच्छा, वॉल्यूम जहाँ पे बढ़ाएं। समझ ना आया मैं टॉपिक एंड पे आप शक टाइप भी कर दीजिएगा और मैं कान के साथ लगा लूंगा, सुन लूंगा आप लोगों को। आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड टुडे। चलें ये सर देखें, हमें तो आवाज ठीक मैं आ आपको रही है, खुद आपको ही मसला बताता है। जाता हूँ। अब देखें जनाब, टाइम ना वेस्ट हो। अब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो इलाका है ना, ये क्लोज हो गया है। यहाँ पे जो माइट्रल वाल्व है वो क्लोज है। सो एट्रिया जो है ना, एट्रिया वो क्या है, एज अ स्टोरेज काम कर रहा है ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो स्टोर हो रहा है, क्योंकि देखें जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया लंग्स में, अब लंग्स के
जो ब्लड यहाँ पर रुकेगा तो नहीं ना, राइट? तो वो जो है ना यहाँ पर जो एट्रिया है आपका, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या काम कर रहा है? एज अ स्टोरेज, ये स्टोर कर रहा है ब्लड को, राइट? अब आप ये देखें कि जब यहाँ से वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी है, ठीक है, जब वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी है, ये एज अ स्टोर कर रहा है ब्लड को। अब जब ये यहाँ पर सारा इजेक्ट कर देगा ब्लड को, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये डिक्रीज होगा तो यहाँ से माइट्रल वॉल्व ओपन हो जाएगी। तो नो नीड ऑफ एनी व्हाट एट्रियल सिस्टोल। तो यहाँ पर क्या होगा? ड्यू टू डायस्टली रिलैक्स, यानी जो जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी, ठीक है, तो ये प्रेशर डाउन हो जाएगा, माइट्रल वाल्व ओपन हो जाएगी। आपने ये बात याद रखनी है कि मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर 100% ब्लड स्टोर किया हुआ था, ठीक है, तो ये 80% ब्लड जो है ये कहां पर आ जाएगा डॉक्टर साहब? वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं, ठीक है जनाब, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं। अब आप ये देखें डॉक्टर साहब के जो 80% तो आ गया, अब जो पीछे कितना रह गया? 20% रह गया। अब इस 20% को वही बात आ गई है कि जिस तरह रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन थी, सो यू नीड मोर प्रेशर, राइट? तो ये 120 से ऊपर हो जाएगा और वेंट्रिकुलर रेड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन हो जाएगी, राइट? तो इसी तरह जब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाएगी, अब जो ये 20% रह जाएगा, ये क्या होगा? रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी। लेकिन ये कैसे होगी? दैट इज ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। इसमें क्या होगा डॉक्टर साहब? एट्रियल सिस्टोल होगी। तो ये देख लें कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जस्ट आफ्टर द माइट्रल वॉल्व ओपनिंग, तो ये कब होगी? जब प्रेशर कम होगा, ठीक है जी, आफ्टर रेड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन। और आप कह सकते हैं कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, ठीक है जी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी और वहां से एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएगी और माइट्रल वाल्व ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप इज आफ्टर दैट इज रैपिड फिलिंग। तो 80% ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में और उसके बाद जो रेड्यूस्ड फिलिंग होगी, ठीक है जी, वो कब होगी? जस्ट बिफोर द माइट्रल वॉल क्लोजिंग। तो मतलब वो क्या कह रहा है कि ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, वहां पर क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगा, ठीक है जनाब। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो लॉन्गेस्ट फेस है, ये रफी में भी लिखा हुआ है, दैट इज द रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है जी। और अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, इफ हार्ट रेट इज इंक्रीज, तो ये किस फेज को मतलब इफेक्ट करेगा? दैट इज रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। ये सारा रफी के एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है जनाब। तो इसमें से जो 2-3 एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए, ठीक है। हार्ड साउंड बाद में करवाऊंगा आपको। तो फिल वक्त आपको इसमें से कोई बात ना समझ आई हो, सर रिपीट कर देंगे दोबारा। कौन सा रिपीट कर दूं? ये जो पॉइंट्स बताए आपने। अब मैं कैसे रिपीट करूं? टाइम भी शॉर्ट है, चलें। नहीं, ये लास्ट वाले रिपीट कर दें सर। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको खबरों का खुलासा 1 मिनट में सारा करवा देता हूँ, क्या याद करेंगे? 56 हुए इंशाल्लाह, 57.5 मिनट में हम खत्म कर देंगे इसको। ये देखें जनाब, पहले होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा कान खोल के रखिएगा, इसके बाद रिपीट नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्शन पहले क्या होगी? रैपिड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। फिर क्या होगी? रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो रैपिड में क्या होगा? 80 mmHg प्रेशर होगा और रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में क्या होगा? 120 होगा, ठीक है। और इस रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में एओर्टा का हाईएस्ट प्रेशर जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज 120, क्योंकि ब्लड थोड़ा रह जाता है, उसको इजेक्ट करने के लिए वी नीड मोर प्रेशर, ठीक है जनाब। सो दैट इज द 120। अच्छा, जब ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, फिर आ जाएगी रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होगी तो आपका जो एट्रिया है वो इस वक्त क्या कर रहा होता है? स्टोर कर रहा होता है ब्लड को, ठीक है। तो यहाँ से जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगी, प्रेशर कम हो जाएगा, तो माइट्रल वॉल ओपन होगी, 80% खून इसके अंदर आ जाएगा, 80% खून इसके अंदर आ जाएगा, दैट इज रैपिड फिलिंग, ठीक है जनाब। अब जब रैपिड फिलिंग हो जाएगी, पीछे जो 20% खून रह गया है, ये कैसे आएगा? आफ्टर एट्रियल सिस्टोल। और इसे हम क्या कहते हैं? रेड्यूस्ड
रेड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग कहते हैं, ठीक है जनाब। एंड रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग में क्या होगा, रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग मतलब क्यों होगी, ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। अब आप ये देखें कि जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट वो कौन जनरेट करता है, एसए नोड, राइट, फिर एवी नोड, फिर क्या है, परकंजी फाइबर है, राइट। तो सबसे लोवेस्ट होता है वो किस पे होता है, परकंजी फाइबर पे। सबसे हाईएस्ट क्या होता है, एसए नोड पे। और अगर एसए नोड को बार बार स्टिमुलस आ रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो अब आप देखें जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो ये किस चीज को अगर इंक्रीज इन द हार्ट रेट हो तो वो किस फेज ऑफ कार्डियक साइकिल को इफेक्ट करेगा, दैट इज द रेड्यूस्ड, इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता हूं, रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्योंकि देखें यहां से ऐसे नोड से ही आपका हार्ट रेट जनरेट हो रहा है, फिर एवी नोड, और फिर इस तरह सबसे जो लोएस्ट होता है, ठीक है, वो किस में होता है, परकंजी फाइबर में होता है, ठीक है जनाब। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि हाईएस्ट प्रेशर रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है जी। और जो आपका जनाब ये जो इंक्रीज हार्ट रेट है, ठीक है जी, वो किस फेज ऑफ कार्डियक साइकिल को इफेक्ट करता है, दैट इज द रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। होप सो आपको ये अब सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है डॉक्टर साहब। अब मैं आपको स्ट्रोक वॉल्यूम और उस पर स्विच करता हूं, ताकि आपको मैंने ये बताना था कि कैसे वेंट्रिकुलर काम करता है, ये हम वापस आके देखते हैं, हार्ट साउंड वगैरह, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गया जी आप सबको, क्लियर हो गया, चलें ठीक है जी, गुड। अच्छा जी, क्या हो गया इसको, मोबाइल, एक सेकंड जी, पता नहीं ये डोंट सेव, मैं दोबारा ओपन करता हूँ पीडीएफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अच्छा जनाब, नेक्स्ट अब आप गौर करें अगर कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, अब जो आपका वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी, जब जो आपका वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है जी। तो जो आपका ब्लड वेंट्रिकल इजेक्ट करेगा, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, अब ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ना, ये बड़े बड़े लोगों को कंसेप्ट नहीं पता होता, ये होता क्या है, लोग रटे मार लेते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इसीलिए कार्डियक साइकिल पढ़ाया आपको, अब फायदा होगा। ये देखें जनाब कि जब वेंट्रिकुलर इजेक्शन हुई, आपको पता है रिड्यूस रैपिड सारा हो गया, राइट। अब यहां से माइट्रल वाल्व जब ओपन होगी, ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा था, वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, राइट। अब हमने पहले क्या पढ़ा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, फिर क्या पढ़ा, रेड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो जो रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग के बाद जितना ब्लड यहां पर प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। ये समझ आया कि नहीं आया आप सबको, समझ आ गया जी आप सबको, जी ठीक हो गया, गुड। अच्छा, ये तो पहली बात थी कि जो आपका रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग के बाद, ठीक है, जो ये आपका ब्लड यहां पर वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। अब आप ये देखें कि इसने क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया ब्लड को, ठीक है। अब जब इसने इजेक्ट किया तो इससे हमने क्या कहा, सिस्टली का। जब सिस्टली के बाद जितना ब्लड यहाँ पे वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, एंड सिस्टोलिक सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। तो जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा वो क्या है, 120 है। और आपकी सिस्टली के बाद, ये लो एक सेकंड जी मेन पॉइंट बताना था, स्क्रीन ही चली गई अच्छा जी, अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जो सिस्टली के बाद आपका ब्लड रह जाएगा, दैट इज 50। तो आपने, ये क्या ड्रामा शुरू हो गया भाईजान, अच्छा जी, अब जो आपका सिस्टली के बाद जो ब्लड रह जाता है वो कितना है, 50। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका वेंट्रिकल, ठीक है जी, एक कॉन्ट्रैक्शन पे जो ब्लड निकाल रहा है वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम, और वो आ जाता है आपका
70 ml। ठीक है जी, होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो डायस्टोली के एंड पे जो आपके वेंट्रिकल में ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, जो सिस्टोल के बाद आपका वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है 50 और आपका 70 इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा जी, अगर नेक्स्ट बात की जाए जनाब डॉक्टर साहब, वो है इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है जी, इजेक्शन फ्रैक्शन आपने ये बात याद, अच्छा एक और चीज आपने ये बात याद रखनी है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है? वीनस रिटर्न पे करता है। तो जितना वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, उतना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, और उतना ही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो वीनस रिटर्न, जितना एट्रिया में ब्लड आएगा और जितना ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, और जितना मतलब आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट, मतलब जो वेंट्रिकल इजेक्ट करेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल, वीनस रिटर्न, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज। अच्छा, अगर नेक्स्ट बात कीजिए जनाब, वो है इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन की अगर आप वैल्यू देखें, दैट स्ट्रोक वॉल्यूम बाय द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 70 और ये हो गया 120, और अगर आप इसको 100 पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका गालिबन बन जाता है 58। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 50 टू 70 इज द नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है जनाब, तो 50 टू 70 क्या होती है? इजेक्शन फ्रैक्शन, जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपको ये डिफरेंट वैल्यूज दी होंगी, तो आपने उसके मुताबिक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की डिफरेंट वैल्यू दी होगी, सिस्टोलिक की डिफरेंट दी होगी, तो आपने ये फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, सो दैट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है जनाब, नेक्स्ट अगर बात की जाए, वो क्या है? आपकी कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट अगर आप गौर से देखें कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है जी, 60 टू 100 हार्ट रेट होता है। अगर हम इसको 70 ले लें और इसको भी 70 ले लें, तो ये आपका बन जाता है 4900 ml। तो ये आपका गालबन बन जाता है 5 लीटर। तो 5 लीटर क्या है? आपकी कार्डियक आउटपुट है। ठीक है जनाब, तो आपने ये बात याद रखनी है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? 50 टू 70, 58 इज द नॉर्मल वैल्यू। अगर आप 70 70 120 और 50 ले रहे हैं, ठीक है जी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट क्या है आपका? 70 स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट आपका क्या है? 70। तो ये आपका 5 लीटर इज द कार्डियक आउटपुट। ठीक है जनाब, होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आप जल्दी से स्विच करते हैं, दैट इज द पल्स प्रेशर। ठीक है जी, अब पल्स प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब आपको मैंने ये कार्डियक साइकिल में ही बात बताई थी कि जो आपका रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन है, ठीक है, तो आपकी जो 80 mmHg था, ठीक है जी, इससे जब ऊपर जाएगा तब एओर्टिक वाल्व ओपन होगी, राइट? तो जो 80 mmHg है, दैट इज योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? क्योंकि देखें 80 से ऊपर होगा तब भी कंट्रैक्शन होगी, ठीक है जी, 80 से नीचे होगा तो वो डायस्टोली होगा। समझ आइए कि नहीं आई है? तो जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या होगा? 80 होगा। अब 80 से ऊपर हुआ, एओर्टिक वाल्व ओपन होगी, ठीक है जी, और क्या होगी? आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी है, ठीक है। लेकिन जो कुछ ब्लड रह गया था उसको हमने क्या करना था? इजेक्ट करना था, ठीक है। सो वी नीड मोर। तो मैंने आपको बताया था कि रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में एओर्टा का प्रेशर क्या होगा? दैट विल बी द हाईएस्ट रिकॉर्डेड, सो दैट इज 120। ठीक है, तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है दैट इज 120, और अगर आप 120 को माइनस करेंगे 80 से तो ये बन जाएगा आपका 40, एंड दैट इज योर पल्स प्रेशर। कोई बात ना समझ आई हो इसमें? सर इजेक्शन फ्रैक्शन को प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा, ये आपको समझ आई है कि नहीं आई है? इजेक्शन फ्रैक्शन में जी फिर सर, करवा देता हूँ। ठीक है। इसके ऊपर एक एमसीक्यूज आता है, मैंने वो आपको क्लियर करना है। ठीक है जनाब, अच्छा मैं आपको करवाता हूँ दोबारा से। ये देखें जनाब, इसको फिर सुन लें जनाब, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इजेक्शन फ्रैक्शन में करवाता हूँ आपको। ये देखें, ये हार्ट है आपका। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, राइट? तो ये एओर्टा है, एओर्टा का प्रेशर क्या है? 80 है।
अब ये क्लोज चैम्बर काम कर रहा होता है और उसमें प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, राइट। तो क्या होगा कि जब ये 80 से ऊपर चला जाएगा प्रेशर, तो क्या होगी, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ठीक है जनाब। अब जो पीछे थोड़ा सा ब्लड रह जाएगा यहाँ पे जो ब्लड रह जाएगा, उसके लिए क्या चाहिए, रेड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन हमने इसे कहा था, राइट। तो इसके लिए वी नीड मोर प्रेशर, तो ये कितना हो जाएगा 120। तो हाईएस्ट सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा 120, और डायस्टोलिक क्या होगा 80, क्योंकि 80 से ऊपर जब होगा तब ही वाल्व ओपन होगी, और जब 120 से 80 माइनस करेंगे दैट इज 40। ठीक है जनाब, दैट इज द पल्स प्रेशर। ठीक है जनाब। अब आपने ये बात याद रखनी है जनाब के जो ओल्ड एज लोग होते हैं, बाबे होते हैं, ओल्ड एज, ठीक है जी, उनमें क्या होता है, आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि डायस्टोलिक प्रेशर ये क्या है, कांस्टेंट है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है, ये बात समझ आई है कि नहीं आई है, ये बताएं। डायस्टोलिक प्रेशर कांस्टेंट है, ये बात समझ आई है कि नहीं आई है। हेलो। अच्छा, आप में से कोई बताए जीनियस के व्हाई इट इज कांस्टेंट, एनीवन। आई विल बी वेरी हैप्पी कि ये थोड़ा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बात समझ आ जाए कि आपको बात कंसेप्ट समझ आ गई है, व्हाई इट इज कांस्टेंट। बता दो कोई। हेलो। वॉल ओपन हो जाएंगी अगर चेंज हो गया तो। नहीं, आप पहुंच गई हैं, आप पहुंच गई हैं डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना वॉल वाली, वो वहां तक पहुंच गए, लेकिन आपने गड़बड़ कर दी थोड़ी कंसेप्ट में। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको जनाब। देखें, जो वॉल्व होती है ना, वॉल्व उसका 80 एमएमएचजी प्रेशर है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है, अनटिल एनी उन्होंने बात ठीक है, पैथोलॉजी या कोई ऐसा मसला आ जाए। तो जो आपका एओल्टिक वॉल्व है वो आपका 80 का 80 है। बहुत बड़ा आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, और ऐसा कंसेप्ट कोई भी नहीं देगा आपको, ये मैं आपको लिख कर दे दूं। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है ड्यू टू एओल्टा, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्यों, 80 से ऊपर होगा तब ये उल्टा ओपन होगा, राइट। लेकिन जब एक ओल्ड एज बंदा होगा, अब उनके जो वेसल्स हैं उनमें जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाता है, लूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जब इलास्टेज वगैरह जो इलास्टिक उनमें होती है, जो उनकी क्या उसे कहते हैं यार, डिस्टेंसिबिलिटी या इलास्टिसिटी, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब ये लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कौन सा इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टोलिक प्रेशर विल बी इंक्रीज। ठीक है जी। अब आप ये देखें डॉक्टर साहब कि जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो तो 80 है, ठीक है। अब जब ओल्ड एज हुई तो क्या हुआ, ये 120 से 140 पे आ गया। अब बताएं कि व्हाट विल बी द पल्स प्रेशर, व्हाट विल बी द पल्स प्रेशर, एनीवन। पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। यस, वेरी गुड। तो आपने ये बात याद रखनी है 40 एंड 60। तो लोग रटे लगवाते हैं, आज मैंने आपको कंसेप्ट से चीज बताई है कि व्हाई इन ओल्ड एज द पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि डायस्टोलिक जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट, द डायस्टोलिक प्रेशर इज कांस्टेंट, लेकिन जो इलास्टिसिटी होती है वेसल्स की वो लूज हो जाती है विद द टाइम, सो दैट लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज इन द सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। तो इसीलिए जब सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो आपका 140 हो जाएगा, 80 तो कांस्टेंट है। ठीक है। सो सिस्टोलिक प्रेशर विल बी मोर देन 40, तो वो कितना हो जाएगा 60। दैट्स व्हाई इन ओल्ड एज द पल्स प्रेशर विल बी इंक्रीज। ठीक है जी। तो ये पढ़ लें, पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एट्रियल कंप्लायंस। इंक्रीज पल्स प्रेशर इन द एओल्टिक रिगर्जिटेशन, एओल्टिक स्टिफनिंग, और एनीमिया में भी ज्यादा हो जाएगा, एक्सरसाइज में भी ज्यादा हो जाएगा। एनीमिया में क्योंकि सारी बात है नीड ज्यादा होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर, यानी मतलब जो कार्डियक आउटपुट है वो, हार्ट रेट इंक्रीज होगा और वो कोशिश करेगा कि इजेक्ट करे। ठीक है। तो जो आपका पल्स प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें भी इंक्रीज कर जाएगा। मैकेनिज्म सेम ही है, आपको मैंने मेन कंसेप्ट दे दिया है। अब जो डॉक्टर साहिबा ने कहा था इजेक्शन फ्रैक्शन, ये देख लें। जो इजेक्शन फ्रैक्शन है जनाब, वो क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, ये भी देख लें, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम
माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये क्या है आपका 70 आ जाता है। तो 70 आपका हो गया जनाब स्ट्रोक वॉल्यूम, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो गया आपका 120। तो 70 को डिवाइड करें 120 पे, तो ये आपका तकरीबन 58 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो ये 58 बन जाता है। तो जो आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन है नॉर्मली वो कितनी होगी, 50 टू 70% होगी। होप सो आपको ये बात अब क्लियर होगी। ठीक है जनाब, सिर्फ वैल्यूज आपने याद रखनी है, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, ये 120 और 50 आप वैल्यू याद कर लें, सारी आगे इक्वेशंस आपको क्लियर हो जाएंगे, और फार्मूला को याद करना है आपने। अच्छा, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, ठीक है जनाब, अब ये देख लें मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है कि कार्डियक आउटपुट इज इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इसका जो फार्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यूज आएगा। ठीक है जनाब, ये वाला इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आपने ये याद रखनी है। जो फार्मूला याद रखना है वो क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। ठीक है जनाब, तो ये देखें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो गया वो तो सीधा सीधा हो गया आपका 80। ठीक है जी, और जो पल्स प्रेशर है, पल्स प्रेशर क्या है, मैंने आपको बताया था सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये 40 कहा था मैंने आपको, राइट। 120 माइनस 80, तो ये 40 आया था आपका। अब अगर 40 का 1/3 लिया जाए, तो अगर ये गौर करें आप, 3 10 13 और ये 13 आ गया, 13.33 कुछ यूं आ जाएगा, राइट। अगर आप अब 80 में 13 को प्लस कर लें तो ये आपका क्या बन जाता है, 93 बन जाता है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर लेना है वो है आपका 80, और 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर, तो वो क्या है 40 है। अगर आप देखें 120 को माइनस करें 80 पे, तो ये क्या आ जाता है 40, और 40 को 1/3 मतलब डिवाइड करें तो आपका ये 13 आ जाता है। तो जो आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो क्या आ जाएगा आपका 93 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है आप सबको? ये कैसे फाइंड करना है, एक एक इक्वेशन बता रहा हूं आप सबको। ठीक है जनाब, गुड। कोई बात नहीं समझ आ रही आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें से कोई बात ना समझ आई हो, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, कुछ सेकंड दे रहा हूं, बल्कि कोई चीज ना समझ आई हो इस पेज में से, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आगे नहीं चलूंगा। फिक प्रिंसिपल। जी, फिक प्रिंसिपल सर, ये क्या होता है? भाईजान आपकी आवाज कम है, दोबारा बोलें। सर इसमें एक है फिक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, उसका पूछिए। फिक प्रिंसिपल कहां पर लिखा है, फिक प्रिंसिपल? चलें ये बाद सर में देखते कार्डिक हैं जी, आउटपुट छोड़ें में इसे, ये लिखा हुआ देखें है। हम नेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट है जनाब का स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड एंड प्री लोड। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर लूं कि जो आपका वीनस रिटर्न आता है, ठीक है जनाब, जितना वीनस रिटर्न आएगा एंड दैट विल बी योर प्री लोड। ठीक है जनाब, तो अगर वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, प्री लोड ज्यादा होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जनाब, तो वीनस रिटर्न अगर ज्यादा होगा, प्री लोड ज्यादा होगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। ठीक है जनाब, तो ये था आपका प्री लोड। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने ये बात याद रखनी है कि ये हार्ट, ये है एओल्टा, और ये आगे आ रहा है अल्ट्रियोल्स। ठीक है जी, ये जो अल्ट्रियोल्स हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि इनका जो क्या उसे कहा था हमने यार, अच्छा, इसके जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है जनाब, तो अल्ट्रियोल्स की तरफ से जो प्रेशर यहाँ पर एओल्टा पे लग रहा है उसे हम क्या कहते हैं, आफ्टर लोड कहते हैं। ठीक है जी, वो हमने क्या वर्ड पढ़ा था, एनीवन आपको कुछ याद है कि इसका एरिया ज्यादा होता है, मैं भूल गया हूँ अब क्या लफ्ज था वो वाला, कैपिलरीज का। हेलो, कोई बता सकता है आप में से? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन यस, गुड, वेरी गुड। देखें अब दिमाग मेरा रोजा रखा है बंद हो गया है। तो टोटल
क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है। किसका? सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया था? कैपिलरीज का है, ताकि वहां से क्या हो? एक्सचेंज हो। फिर किसका था? अल्ट्रियोल्स का था। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो अल्ट्रियोल्स हैं, ठीक है, इन अल्ट्रियोल्स का जो एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट द ब्लड जो एओल्टा पुश कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड कहते हैं। फिर सुन लें, क्योंकि इसके ऊपर होते हैं स्मूथ मसल, ठीक है जी, और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये क्या होता है? ज्यादा होता है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी वो किसकी आएगी? अल्ट्रियोल्स की आएगी। और ये रेजिस्टेंस किसके लिए आएगी? जो एओल्टा ब्लड पंप कर रहा है। दिस इज नोन एज आफ्टर लोड। ये बात नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो, क्लियर हो गया जी ये बात आप सबको? प्री लोड क्या है और आफ्टर लोड क्या है ये समझ आ गई है? ठीक हो गया, गुड। तो जो रेजिस्टेंस आ रही है फ्रॉम द अल्ट्रियोल्स, इसे हम क्या कहते हैं? आफ्टर लोड कहते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये क्या है? ये जो ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, राइट? तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इंक्रीज इन द कंट्रेक्टिलिटी। अगर ज्यादा होगी स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अगर प्री लोड ज्यादा होगा, जो आपका बैक साइड से हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड, वो ज्यादा हो जाएगा, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अल्ट्रियोल्स की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी आफ्टर लोड, जो है ना, वो अगर इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम विल बी डिक्रीज। लेकिन अगर आफ्टर लोड कम होगा तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जनाब, तो ये था आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आपका मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा, प्री लोड भी क्लियर हो गया, आफ्टर लोड भी क्लियर हो गया आपका। अच्छा जी, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने ये बात याद रखनी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी में आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है? ये काम करता है जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं हार्ट पे, ठीक है जी। और जो आपका एड्रिनल मेडुला है वो क्या निकालता है? नॉर एपिनेफ्रिन निकालता है। क्योंकि एक हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और एक एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक है जी। एड्रिनल मेडुला क्या करता है? नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। ये जब नॉर एपिनेफ्रिन बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करेंगे तो अब क्या होगा कि ये जी स्टिमुलेटरी होता है, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह मैं आपको एंडो में मजीद भी बताऊंगा जी स्टिमुलेटरी पाथवे। लेकिन मेन चीज मैंने आपको जो यहाँ पे डिस्कस करनी है वो क्या है कि जब बीटा 1 एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये जी स्टिमुलेटरी पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज हो जाएगा, फास्फोराइलेशन हो जाएगी। और उस वजह से क्या होगा कि कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जब नॉर एपी आएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी? बीटा 1 एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी और ये क्या करेगी कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कैल्शियम। और ये क्या होगी? कैल्शियम इंड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें, ये कार्डियक सेल है, ठीक है जी। अब हमने एक पेशेंट है, उसका हार्ट रेट कम है, ठीक है जी, और उसको हमने क्या दे दिया? डिजॉक्सिन दे दिया, डिजॉक्सिन दे दिया। अच्छा, डिजॉक्सिन क्या करेगा? आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि एक्सक्यूज मी सर, सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? जी, जी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, ये ठीक है, देखें थैंक यू। कि जब डिजॉक्सिन देंगे, आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, अब ये क्या करता है कि 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। अब डिजॉक्सिन क्या करेगा कि यहाँ से इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट कर देगा, ठीक है जी। अब जो 3 सोडियम ने बाहर आना था यहाँ पर वो नहीं आएंगे और आपका जो विद इन सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द सोडियम, ठीक है जनाब। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि यहाँ पर एक चैनल होता है दैट इज सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज चैनल होता है, ठीक है जी। अब इसका काम क्या होता है कि ये इस सोडियम को अंदर लेकर आए और इस कैल्शियम को बाहर लेकर जाए, ठीक है जी। तो ये कैल्शियम को जो यहाँ पर अंदर कैल्शियम होगा इसको बाहर लेकर जाए, ठीक है जी, और सोडियम को अंदर लेकर आए। अब ये जो डिजॉक्सिन है ये क्या करता है? इस पंप को भी इनहिबिट कर देता है।
जब इस पंप को भी इनहिबिट कर देगा तो यहाँ पर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सोडियम यहाँ पर क्यों इंक्रीज है, ड्यू टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ब्लॉक करने की वजह से। तो जो आपके जो सेल है उसमें सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी, डीपोलराइजेशन भी हो जाएगी, और जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम। तो जो आपका कैल्शियम भी ज्यादा हो जाएगा और उस वजह से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाएगी। तो डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोबारा देख लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको, ये देखें ये सेल है, इसमें कैल्शियम है, और यहां पर जो एक पंप है वो कौन सा है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, और ये कैल्शियम को बाहर करने के लिए और सोडियम को इन करने के लिए। तो ये आपका सोडियम एंड कैल्शियम पंप है, एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज है नॉट पंप, एक्सचेंजर है ये, ठीक है। और ये जो है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है। अब डिजॉक्सिन क्या करता है, यहां से इसको ब्लॉक कर देगा, तो जो इंट्रासेलुलर सोडियम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और यहां से इस एक्सचेंजर को ब्लॉक कर देगा, यूं आपका कैल्शियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से डीपोलराइजेशन आ जाएगी और कैल्शियम की वजह से क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है जी। तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। तो डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म एक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, यहां तक कोई बात ना समझ आई हो। सर एक बार प्रीलोड और आफ्टर लोड बता देंगे। अब मैं कैसे इसको बार बार रिपीट करूं, क्योंकि टाइम भी, चलें ये देख लें जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर एक और क्वेश्चन था, आपने जैसा भी एक्सप्लेन किया था कि डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 80 हमारा कांस्टेंट रहता है, मगर उसमें जो आपने जैसे एग्जांपल दी थी उसमें तो मतलब ये हो रहा था कि आपका सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर वो आपने बताया 140 है, तो 140 अगर वो हम 80 से माइनस करेंगे तब मतलब ये उस पॉइंट को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, डायस्टोलिक कैसे कांस्टेंट रहता है उसका मतलब क्या मेन रीजन होता है? वो मैंने आपको डॉक्टर साहब बात बताई थी कि ओल्ड एज होगा पेशेंट, और ये आपका हार्ट है, ये आपका एओल्टा है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ एओल्टा होती है वो विद द टाइम लूज होती जाती है, ठीक है, ये सिकुड़ता जाता है एओल्टा आपका, ठीक है। तो जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो इंक्रीज होता जाता है विद ओल्ड एज, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज 80। अगर अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे सिस्टोलिक प्रेशर मैंने आपको बताया था 120 है, अगर इसको माइनस करें 80 पे तो ये आपका हो जाता है 40, ये आपका नॉर्मल पल्स प्रेशर। लेकिन मैंने कहा था विद ओल्ड एज जो पल्स प्रेशर है वो इंक्रीज क्यों करता है, दैट इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द एओल्टा। एंड वो अब मिसाल के तौर पे अगर एओल्टा इतना था ना, अब ओल्ड एज में क्या होगा, एओल्टा इतना हो जाएगा, ठीक है, एरिया कम हो जाता है, इलास्टिसिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है, सुकड़ जाता है एओल्टा। तो उस वजह से नॉर्मली वर्ल्ड में क्या कहेंगे, सुकड़ जाएगा। जब इसका इलाका कम हो जाएगा यहाँ पर प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर इज इंक्रीज। अब वो 120 था मिसाल के तौर पे, अब वो 140 हो गया। ये एमसीक्यूज आता है आपका। जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो तो कॉमन है, कांस्टेंट है, ठीक है, वो दैट इज ड्यू टू द एओल्टिक ओपनिंग वॉल्व, ठीक है। अब आप देखें अगर 140 को 80 से माइनस करेंगे 60, तो वो आपसे एमसीक्यूज यही पूछता है कि व्हाट विल बी इंक्रीज ड्यूरिंग ओल्ड एज, ठीक है। सो दैट इज द पल्स प्रेशर, ठीक है जी। पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज करता है वो मैंने आपको इसकी रीजन बता दी है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। जी सर क्लियर है। जी ठीक है, गुड। अब जो डॉक्टर साहब ने पूछा था प्री लोड, अब देखें वीनस रिटर्न जितना ज्यादा होगा, आपको मैंने बताया था कि डायस्टोली के बाद जितना वेंट्रिकल में वॉल्यूम होगा वो क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू वीनस रिटर्न। अब फ्रैंक चार्लेस लॉ क्या है कि जितना वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, अब इसमें क्या हो जाती है, हाइपर ट्रॉफी हो जाती है, तो जितना ब्लड आएगा उतना ब्लड ये इजेक्ट कर देगा विद इन नॉर्मल लिमिट्स, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये फेलियर आ जाए, इसे हम क्या कहते हैं, डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, कि उसमें डायस्टोलिक फेलियर आ जाता है, ठीक है जनाब। फिल वक्त आप ये देखेंगे जो फ्रैंक स्टारलेस लाए वो क्या कहता है, जितना ब्लड यहाँ पर आएगा वेंट्रिकल में उतना वो इजेक्ट कर देगा। अगर इंक्रीज इन द वीनस रिटर्न होगा, इंक्रीज इन द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा,
अब जितना ब्लड ज्यादा आएगा वो कंट्रैक्ट भी करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इस पे इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। तो वीनस रिटर्न एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज, खत्म। अब आप ये देखें जनाब कि ये है आपका हार्ट, ये है आपका एओल्टा और आगे आपकी आ रही हैं आर्टरियोल्स। तो मैंने आपको बताया था जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किसका इंक्रीज होता है, आर्टरियोल्स का होता है। इसीलिए जो इनमें रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है जी। और ये रेजिस्टेंस आर्टरियोल्स की, ये किसके लिए है, जो ब्लड यहाँ एओल्टा से आर्टरी से निकल रहा है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? अब अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर रहा है ताकि ये ब्लड आगे ना जा सके। ठीक है जी। और अगर ये आफ्टर लोड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये कम हो जाती है मिसाल के तौर पे, तो ये जो ब्लड है ये आसानी से जाएगा या मुश्किल से जाएगा, आसानी से जाएगा। तो इसीलिए जो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। जब आफ्टर लोड क्या होगा आपका, कम होगा। जब आफ्टर लोड कम होगा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब आफ्टर लोड ज्यादा होगा, ठीक है जी, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। ठीक है जी। अच्छा जी, कार्डियक डिमांड जी, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछनी है? अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। प्री लोड हो गया, आफ्टर लोड हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, कंट्रैक्टिलिटी होगी यहाँ से। ठीक है, डिजॉक्सिन का बता दिया है। अच्छा, कार्डियक कंजम्पशन, ठीक है जी। तो जितनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी, जाहिर बात है जितना काम करेगा इतना ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाएगी। जितना आफ्टर लोड ज्यादा होगा, जाहिर बात है आफ्टर लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा हार्ट को, तो जो ऑक्सीजन डिमांड होगी वो भी क्या हो जाएगी, यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हार्ट रेट, जाहिर बात है कि स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगी इंक्रीज हार्ट रेट में, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। और डायमीटर भी अगर ज्यादा हो जाएगा तभी ऑक्सीजन की कंजम्पशन, लेप्लेस लॉ, ठीक है जी, कि फ्रैंक स्टारलेस लॉ, सॉरी, फ्रैंक स्टारलेस लॉ क्या होता है कि जितना ब्लड आएगा वो उतना निकलता जाएगा। और जो लेप्लेस लॉ है वो क्या है कि वॉल टेंशन, ये एक्सक्यूज मी मुझे अब सर, थोड़ा स्क्रीन सा शो देखना नहीं हो पड़ेगा, रही। लेप्लेस लॉ मैं भूल गया हूँ, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल वाली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है। फ्रैंक स्टारलेस लॉ क्या होता है कि जितना ब्लड आएगा उतना निकल जाएगा। हेलो, सर आपकी सर स्क्रीन आपकी शो नहीं स्क्रीन हो शो रही। नहीं हो रही। अभी अभी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। नो सर। अभी आ रही है स्क्रीन आप सबको? हेलो, नो सर। सर नहीं आ रही सर अभी। नो सर। अच्छा जी, एक सेकेंड। क्या बात है, मेरी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, वैसे ही लगा हूँ अपने आप से, क्या बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट। पल्स प्रेशर हो गया, मीन अल्टीट्यूड प्रेशर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, ये दोनों पेज क्लियर हो गए, राइट, ये हमने कर लिए थे। और ये भी करवा दूंगा वहां से। अच्छा जनाब, अब अगर बात की जाए आइसोवोल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, ये भी होगी। चलें ये देख लें आप जनाब कि जो आपके हार्ट साउंड होते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, हार्ट साउंड देख लेते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जो हमारे पास कितने हार्ट साउंड होते हैं, S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है जनाब। तो जो S1 होगा, तो जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी और इसमें जो वॉल्व्स बंद होंगे वो कौन से होंगे, माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड। पहली बात ये है कि जो भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व। ये बात अगर नहीं समझ आई तो हार्ट साउंड समझ नहीं आएगा। क्लोजर ऑफ वॉल्व, ठीक है जनाब। तो क्लोजर ऑफ वॉल्व से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज S1 एंड S2। अब क्या क्या होगा ये देखें, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर
कंट्रैक्शन होगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपको पता है कि एओर्टा और पल्मोनरी वाल्व क्लोज हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो जो वाल्व वहां पर ऑलरेडी यानी क्लोज हुए हुए होते हैं, राइट। तो इस वक्त जो दो वाल्व क्लोज होंगे वो कौन से हैं? माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो आपने ये बात याद रखनी है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान जो दो वाल्व बंद होंगे माइट्रल और ट्राइकस्पिड, उनके क्लोजर की वजह से जो साउंड आएगा दैट विल बी S1। ठीक है जनाब। अब आप ये देखें कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब आप देखें जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन हो जाती है तो कौन से वाल्व ओपन होते हैं? एओर्टा एंड पल्मोनरी वाल्व। तो जब ये डायस्टली होगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी, डायस्टोल होगा, तो ये दोनों कौन से वाल्व बंद होंगे? एओर्टा एंड पल्मोनरी वाल्व। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन डायस्टली में जो दो वाल्व बंद होंगे, क्लोज होंगे, वो कौन से होंगे? एओर्टा एंड पल्मोनरी वाल्व। तो इसे हम क्या कहते हैं? S2 हार्ट साउंड। तो S1 का प्रोड्यूस हो ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में जो वाल्व बंद होंगे, और जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज S2 एंड ड्यू टू एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, अब एक और आप यहां पर चीज देख लें डॉक्टर साहिबान कि ये है आपका हार्ट। आगे फिर नहीं समझाऊंगा, यहां समझ लें गौर से। अब आप ये देखें, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे जो वाल्व होगी वो पल्मोनरी वाल्व होगी, ठीक है जनाब। और यहाँ पर जो वाल्व होगी वो कौन सी होगी? एओर्टिक वाल्व होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि इसमें एक नॉर्मल फिनोमेना होता है दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है कि एओर्टा पहले क्लोज हो जाता है। फर्स्ट जो क्लोज होगा वो कौन होगा? एओर्टा होगा। और जो पल्मोनरी वाल्व है वो ड्यू टू प्रेशर वो क्या होता है? थोड़ा सा टाइम लेती है, डिले क्लोजर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। और ये कब सुनाई देती है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये बात याद रखनी है। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग है वो क्या है कि जो पल्मोनरी वाल्व है वो थोड़ा टाइम लेगी क्लोज होने में, ठीक है। और एओर्टिक वाल्व जो है वो क्या हो जाएगी? पहले बंद हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ठीक है जनाब। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, दोबारा सुन लें, एओर्टिक वाल्व पहले क्लोज हो जाती है क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। और जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्या करती है? थोड़ा टाइम लेती है क्लोज होने में। सो दिस इज नोन एज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें जनाब, अब ये है हार्ट, ये है हार्ट। अब ये क्या है आपका? वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। अब आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे अब यहां पर डायस्टोलिक फेलियर हो चुका है, ठीक है। अब ये हार्ट का साइज क्या हो जाएगा? ये इस तरह हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? हाइपरट्रॉफी, ठीक है जनाब। अब जब हार्ट का मतलब कंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी सिस्टोलिक फेलियर आ जाएगा, यूं कहूंगा, सॉरी, सिस्टोलिक फेलियर आ जाएगा, सिस्टोलिक फेलियर, सिस्टोलिक फेलियर आ जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या सिस्टली हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और जो ब्लड है आपका वो कहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जनाब? वेंट्रिकल में, ठीक है जी। अब यहां पर क्या हो जाएगी? वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि जो एट्रियम है वो तो नॉर्मल है, ठीक है, वो तो नॉर्मल है, और वो क्या करेगा? यहां से ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पुश करेगा, और यहां पर ब्लड क्या है? ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और जब ये कंट्रैक्शन के बाद जो ब्लड यहां पर आएगा वो क्या करेगा? यहां पर इसकी वॉल को हिट करेगा, वेंट्रिकल की, ठीक है। तो जब ये इस वेंट्रिकल की वॉल को हिट करेगा, इस हिट करने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो क्या है? S3, ठीक है जनाब। और ये क्यों होता है? ड्यू टू सिस्टोलिक फेलियर एंड ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। ये बात याद रखनी है, ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। तो ये क्या होगा? सिस्टोलिक फेलियर होगा, यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, खून ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा वेंट्रिकल में क्योंकि ये पंप नहीं कर पा रहा आगे, राइट। पंपिंग फेलियर आ जाएगा, सिस्टोलिक फेलियर आ जाएगा। तो जब यहाँ से ब्लड एट्रिया किक करेगा तो इसकी वॉल पे हिट करेगा, तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी S3, ठीक है जी। और ये किस में देखा जाता है? डायलेटेड
कार्डियोमायोपैथी में, ये भी याद रखनी है। तो जो S3 सुनाया देगा वो किस में सुनाई देगा? इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये आप बात समझ आई है S4 कि की नहीं नहीं आई आप सबको? सर आप ये S4 की नहीं बात कर रहे, एट्रियल किक S4 में होगी। Sir, atrial contract against hypertrophic ventricle is 4 is. एक सेकेंड, अर्ली ये पढ़ते हैं यहाँ से, ये पढ़ें एक मिनट। ये कहता है जी कि इन अर्ली डायस्टोल ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज बेस्ट हील्ड एट द एपेक्स ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको दोबारा बताता हूँ। सर आप सही अच्छा, बता अब रहे इसमें थे। क्या होगा कि ये है जनाब आपका हार्ट, और ये क्या हो चुका है? डायलेट हो चुका है एबनॉर्मली, ठीक है, वेंट्रिकल। जब इसमें ब्लड आएगा ना, क्योंकि ये सिस्टली, इसमें सिस्टोलिक फेलियर आ गया। हाँ, ये अब याद आ गई बात। तो जो सिस्टोलिक फेलियर है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ज्यादा खून गड्ढा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर ज्यादा खून गड्ढा होना शुरू हो जाएगा तो जो एट्रिया से यहाँ पर ब्लड आएगा, ठीक है, वेंट्रिकल में, जब यहाँ पर ब्लड आएगा वो इस वॉल के साथ हिट करेगा, और उस वॉल को हिट करने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी S3 साउंड। और अगली बात ये है, अब ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? हुक्म हाइपरट्रोफाइड ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें क्या होगा? इसका वेंट्रिकल का साइज इतना रह जाएगा, ठीक है जनाब। अब ये देखें हाफ हो गया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर माइट्रल वाल्व ओपन होगी, यहाँ पर ब्लड आएगा अंदर, राइट। तो यहाँ पर अब जो जगह है वो क्या है? स्पेस कम हो चुकी है, स्पेस कम हो चुकी है, ठीक है। जब ये स्पेस कम होगी तो इस ब्लड की क्या होगी? रीगर्जिटेशन होगी, और जब इसकी रीगर्जिटेशन होगी तो एट्रिया पे जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब एट्रिया पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहां पर क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल होगी, ठीक है जनाब। जब एट्रियल सिस्टोल होगी तो यहां पर जो ब्लड की मूवमेंट होगी, उस मूवमेंट की वजह से जो आपको हार्ट साउंड सुनाई देगा दैट विल बी S4, ठीक है जनाब। ये क्लियर हुई है कि नहीं हुई आप सबको बात? जो S3 है वो एबनॉर्मली एनलार्ज हो जाता है, जो ब्लड उसमें आएगा एट्रिया से वो वेंट्रिकल की वॉल को हिट करने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी S3, ठीक है जनाब। और जो S4 हार्ट साउंड है वो क्यों होगा? क्योंकि इसमें एरिया कम हो जाता है, हाइपरट्रोफाइड हो जाता है एरिया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? बैकवर्ड फ्लो जाएगा, और जब बैकवर्ड फ्लो जाएगा प्रेशर इंक्रीज होगा उस वजह से एट्रियम पे। एट्रिया क्या करेगा? किक करेगा, एट्रियल सिस्टोल होगी, और उस वजह से जो एक फ्लो की वजह से, एबनॉर्मल फ्लो की वजह से साउंड जो प्रोड्यूस होगा दैट S3 साउंड है वो कैन बी नॉर्मल इन चिल्ड्रन, ठीक है जी, यंग एथलीट्स, यंग एंड प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है आपको पता ही है कि जो प्री लोड है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी। तो जो प्री लोड वीनस रिटर्न ज्यादा होगा, ठीक है, तो उस वजह से जो आपके वेंट्रिकल में ब्लड होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। और जब उसकी वॉल के साथ हिट करेगा तो प्रेगनेंसी में भी आपको जो साउंड सुनाई देता है दैट विल बी S3, ठीक है जनाब। अच्छा जी, नेक्स्ट आप जल्दी से टॉपिक देखते हैं। जेवीपी में आपको बाद में करवाऊंगा, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में आपको करवाता हूँ बाद में वापसी पे, चलें ये देख लें बल्कि। अच्छा, अब क्या होता है? इंस्पायरेशन जब होती है, ड्रॉप इन द इंट्राथोरेसिक प्रेशर, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग ज्यादा हो जाती है, और राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है जनाब। जब राइट वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी तो डिलेड इन द क्लोयर ऑफ पल्मोनरी वॉल। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया था वहां पे कि एओर्टिक वॉल पहले बंद हो जाती है, और जो पल्मोनरी वॉल्व है वो थोड़ा टाइम लेती है क्लोज होने में। सो दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग, ठीक है जनाब। तो जो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्या होगी? एओर्टिक वॉल्व पहले बंद होगी और पल्मोनरी वॉल्व थोड़ी देर के बाद बंद होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर गौर किया जाए दैट इज फिक्स्ड स्प्लिटिंग, ठीक है जनाब। ये पहले देख लें फिक्स्ड स्प्लिटिंग। अब आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि जिस पेशेंट में, ये देखें आप, ASD है और VSD है, ठीक है जी। अब ASD VSD मैंने क्या बताया था आपको? लेफ्ट टू राइट शंट होती है, लेफ्ट टू राइट शंट होगी, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है जनाब।
अब क्या होगा, आप ये देखें कि कंटिन्यूली ब्लड कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे। या अगर इस पेशेंट को वीएसडी है, ठीक है, तो आपके वेंट्रिकल से कहाँ पे ब्लड आ रहा है, वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल पे लेफ्ट से, क्योंकि देखें उसमें क्या है, वीएसडी है, ठीक है। अब आप ये देखें कि मुसलसल ब्लड आने की वजह से क्या यहाँ पे पल्मोनरी वाल क्लोज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है जनाब। तो ये क्या होगा कि सीन इन द कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्प्टिंग और पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और जो आपके सॉरी फिक्स स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ। फिक्स स्प्लिटिंग किस में आएगी, जिस पेशेंट में एएसडी होगी या वीएसडी होगी, ठीक है जनाब, तो ये उनमें सुनाई देगी, एंड दैट इज ड्यू टू पल्मोनरी वॉल डिलेड क्लोयर। तो आपने ये बात याद रखनी है, जो फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड है, ये एमसीक्यूज है, फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड। तो ये जो फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 साउंड है, ये किस में सुनाई देगी, ASD में सुनाई देगी। और वो क्यों सुनाई देगी, मैंने आपको ये सारा मैकेनिज्म बता दिया, ठीक है जनाब, क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट शंट होता है और एक प्रेशर मतलब कंटिन्यूली ब्लड आ रहा होता है, और उस प्रेशर की वजह से पल्मोनरी वॉल क्लोज नहीं होती। एओर्टा तो बंद हो जाएगी लेकिन पल्मोनरी वॉल क्लोज नहीं होगी, तो इसीलिए उन पेशेंट में फिक्स स्प्लिटिंग सुनाई देगी। अच्छा, जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग होती है, ये याद रखनी है आपने बात, कि जो पैराडॉक्सिकल है, अच्छा ये देख लें आप, फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग में क्या पढ़ा था हमने कि एओर्टा पहले बंद होगी और फिर पल्मोनरी वॉल बंद हो जाएगी, राइट। लेकिन जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है, इसमें क्या होगा कि एओर्टा पहले बंद हो जाएगी और उसके बाद जो बंद होगी वो कौन सी होगी, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है जनाब। तो ये देख लें कि हियर इन द कंडीशन इन द डिलेड एओर्टिक वाल्व क्लोयर, ठीक है जनाब। तो अब इसमें क्या होगा, पैराडॉक्सिकल में क्या हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो इसमें जो इंस्पायरेशन पे पहले क्या सुनाई देगी, P2, और फिर क्या होगा, A2। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग है वो किस में सुनाई देती है, इंस्पायरेशन पे, और जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है वो कब सुनाई देगी, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है जनाब। इसके अलावा मिसाल के तौर पे जो वाइड स्प्लिटिंग है, वाइड स्प्लिटिंग वो कब होगी, सीन इन द कंडीशन दैट डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग, ठीक है जी। अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस आ जाएगी या इसमें जो है ना एग्जैगरेशन ऑफ द नॉर्मल स्प्लिटिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको फिक्स स्प्लिटिंग बता दी है और पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग बता दी है और फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग बता दी है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और पैराडॉक्सिकल ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, और जो फिक्स स्प्लिटिंग है वो ड्यूरिंग सुनाई देगी आपको ASD, ठीक है जनाब। ये तीनों मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। इसमें कोई बात ना समझ आई हो आप सबको, ठीक है जनाब, क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। कोई पेज रह ना जाए, हम इंशाल्लाह मैक्सिमम कवर कर लेंगे। अच्छा, ये आप देख लें जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट बात है। मिसाल के तौर पे ये हार्ट है, नहीं हार्ट नहीं बनाना, हमने बंदा बनाना है अब, ठीक है जी, ये बंदा बना लिया हमने, पता नहीं कैसा बन रहा है, लेकिन चलो जैसा भी बन रहा है, हमारा मकसद समझाने वाला काम है। अच्छा ये देखें, मिसाल के तौर पे ये रिब्स हैं, ठीक है जनाब। आपने ये बात याद रखनी है, जो आपका एओर्टिक जो मरमर होंगे, ठीक है, वो कहाँ सुनाई देंगे, वो आपने बात ये याद रखनी है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देंगे, और ये किसके, राइट साइड पे, और ये क्या है आपका, लेफ्ट साइड, ठीक है जनाब। तो ये जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, इसमें क्या होगा, एओर्टिक होगा राइट साइड के, और लेफ्ट साइड पे जो होगा वो कौन सा होगा, पल्मोनरी, जो पल्मोनरी ये क्या था यार, मैं क्यों भूल गया हूँ, ये एक सेकंड। सर ये पुल्मोनिक हाँ एरिया हाँ पे हाँ होगा, हाँ, वो ये एयरटिक सेकंड पे जो होगा पल्मोनरी सेकंड जो होगा एरिया, वो आपका सेकंड इंटरकोस्टल लेफ्ट साइड पे सुनाई देगा, ठीक है। अच्छा, एक और आपने बात याद रखनी है, जो आपका थर्ड एरिया होगा, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, ये वाली, इसमें जो है ना आपका ये माइट्रल एरिया है, ठीक है,
और इसमें आपको ट्राइकस्पिड ये जो मर्मर सुनाई देंगे, होलोसिस्टिक मर्मर, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन और ये ट्राइकस्पिड जो डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देंगे। ठीक है जनाब, जो ट्राइकस्पिड एरिया है वो आपका क्या है, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस है। और जो आपका फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, आपने ये बात याद रखनी है, दैट इज द माइट्रल। ठीक है जी, माइट्रल एरिया। और आपको यहाँ पर माइट्रल रिगर्जिटेशन और ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देंगे। ठीक है जी, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस की बात की जाए तो वो आपका राइट साइडेड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनाई देगा। और अगर एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बात की जाए, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, तो ये आपका सुनाई देगा लेफ्ट साइड पे और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे, ये याद रखनी है बात। अगर हम एओर्टिक की बात करें, सिस्टोलिक मर्मर की, एओर्टिक स्टीनोसिस की बात की जाए, अगर एओर्टिक स्टीनोसिस की अगर बात की जाए तो वो आपके राइट साइडेड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनाई देंगे। लेकिन अगर हम एओर्टिक रिगर्जिटेशन की बात करें, ये एमसीक्यूज है, तो वो आपके राइट साइड पे नहीं होगा, वो कहां पर होगा, लेफ्ट साइडेड सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे होगा। तो ये आपके मरमर चार जगहों पे सुनाई देते हैं, कौन कौन से, एओर्टिक एरिया, एओर्टिक एरिया आपका सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है जहां पर एओर्टिक स्टेनोसिस का मरमर सुनाई देगा। दूसरा पल्मोनरी एरिया होता है, वो आपका सेकंड इंटरकॉस्टल ऑन द लेफ्ट लेफ्ट साइड। ठीक है जनाब, फिर आपका माइट्रल मतलब जो एरिया होता है जहां पे आप मरमर को एस्कल्टेट करते हैं, दैट इज ऑन द थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है जी, ट्राइकस्पिड, सॉरी ट्राइकस्पिड, जो ट्राइकस्पिड है वो आपकी थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस है। और जो फोर्थ आपकी इंटरकॉस्टल स्पेस है वो क्या है, आपकी माइट्रल है। ठीक है जनाब, तो जो माइट्रल सर एरिया पे आप मरमर सुनते हैं वो क्या है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। और ट्राइकस्पिड एरिया जो होता है वो आपका थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे। और जो एओर्टिक सर रिगर्जिटेशन है वो आप लेफ्ट साइडेड सेकंड लेफ्ट सेकंड जो है ना इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनते हैं। ये आपका एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा डबल ए के अंदर, आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह एट दैट टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है जनाब, एस्कल्टेशन होगी, सर आपको ये आवाज मैं आ बाद रही में है? बताता हूँ आपको। जी सर जी ये ट्राइकस्पिड फोर्थ जी, इंटरकोस्टल स्पेस पे नहीं होता? कौन सा, ट्राइकस्पिड नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्राइकस्पिड थर्ड पे होगा और जो माइट्रल है वो फोर्थ पे होगा। सर माइट्रल फिफ्थ पर होगा। जी सर आप डायग्राम में देखें, माइट्रल फिफ्थ पर है और ट्राइकस्पिड फोर्थ पर है। एक सेकेंड, एक दो तीन चार पाँच, हाँ फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। 1 2 3 4, 4 के ऊपर है ये ट्राइकस्पिड, बिलो द निपल जो है ना ये माइट्रल है। ठीक है जनाब, तो ये फोर्थ इंटरकॉस्टल और ये फिफ्थ। एक और भी एमसीक्यूज आता है कि जो माइट्रल एरिया है ये आपका 3 to 4 सेंटीमीटर ये अवे होता है फ्रॉम स्टर्नम, ये भी याद रखिएगा। तो ये 3 to 4 सेंटीमीटर अवे होता है, ये भी याद रखनी है बात। एक और एमसीक्यूज है ये वाला। ठीक है जनाब, तो ये फोर्थ एंड वो फिफ्थ हो गया। ठीक है जनाब, फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये वाला आपका आ गया एओर्टिक, और ये आपका आ गया पल्मोनरी सिस्टोलिक मरमर जिसपे आप सुनते हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है जनाब, नेक्स्ट देखते हैं आप जल्दी से। अच्छा, अब ये आ गया मायोकार्डियल प्लेटो फेज वे, ईसीजी आ गई है। अच्छा, पहले ईसीजी करवाऊं या ये वाला करवा दूं आपको, बैरोरिसेप्टर्स, एनीवन? बैरो। हेलो, अच्छा चलें जी, बैरोरिसेप्टर्स कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, बैरोरिसेप्टर्स में आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि हमारे पास दो किस्म के बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है जनाब, एक को हम कहते हैं सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और एक को हम कहते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स। ये आपको इंशाल्लाह इतना आसान करके पढ़ाऊंगा और सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं ना वो होते हैं हमारे ब्रेन में। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, ब्रेन में होते हैं। और ब्रेन के किस पार्ट में होते हैं,
मेडुला में होते हैं। ठीक है जनाब, एक चीज। दूसरी, जो हमारे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे होते हैं कैरोटिड में एंड एओर्टिक बॉडी में। कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी में। ठीक है जनाब। तो जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं वो किस में होंगे? मेडुला में होंगे। और जो पेरिफेरल होंगे वो कहां पर होंगे? आपके कैरोटिड बॉडी एंड एओर्टिक बॉडी के अंदर। ठीक है जनाब। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यूज है वो ये है कि जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये किस चीज को सेंस करते हैं? जब आपका इंक्रीज हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ठीक है जनाब। और जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये किस चीज को सेंस करते हैं? जब आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। ठीक है जनाब। ये सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है जनाब। तो जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये ब्रेन मेडुला में होते हैं और ये किस चीज को सेंस करते हैं? जब आपके इंक्रीज हो जाए बॉडी में क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं ये क्या सेंस करते हैं? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन क्या हो जाए? 60 mmHg से कम हो जाए। ठीक है जनाब। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर आप ये देखें कि जब भी मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, अच्छा एक और पॉइंट देख लें, जो इसका हार्ट रेट इंक्रीज करना होता है या डिक्रीज करना होता है, राइट? तो इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू जो हार्ट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके लिए 2 नर्व्स हैं हमारे पास। अच्छा, जो हार्ट रेट इंक्रीज करेगी, ठीक है जी, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व नंबर 9। और जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 है वो क्या करती है? हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। ठीक है जी। और ये क्या करेगी? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी। तो ये ग्लॉसोफ्रेंजियल है और ये कौन सी है? आपकी वेगस नर्व है। ठीक है जनाब। अब होगा क्या कि जब भी आपकी मतलब हार्ट रेट कम होगा आफ्टर आरटीए, ये देखते जाएं आप। अब क्या होगा? आरटीए हो गया, सुनते जाएं आप जल्दी से। इसको मैं रिमूव कर देता हूं बल्कि। अच्छा अब ये देखें जनाब, जब भी आरटीए होगा ब्लड लॉस होगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? बॉडी में कम हो जाएगी। पहले ऑक्सीजन कम होती है बॉडी में, राइट? अब जब ऑक्सीजन कम होगी तो मैंने आपको क्या बताया था? कौन से पहले रिसेप्टर यहाँ पर एक्टिवेट होंगे? दैट विल बी पेरिफेरल। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। तो जो आपके कैरोटिड एंड एओर्टिक बॉडी है ये क्या सेंस करेगी कि ऑक्सीजन का लेवल क्या हो चुका है? बॉडी में कम हो चुका है। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है जनाब। तो जब ये कम हो जाएगी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, अब इसमें क्या होगा? डिक्रीज इन द फायरिंग ऑफ कैरोटिड बॉडी। ठीक है जी। क्योंकि यहां पर क्या है? ब्लड लॉस हो चुका है, ऑक्सीजन कम है, राइट? डिक्रीज फायरिंग इन द कैरोटिड बॉडी। जब डिक्रीज फायरिंग होगी, ठीक है जनाब, तो उस वजह से क्या होगा? आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपके सिंपैथेटिक है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब देखें आरटीए हुआ, ब्लड लॉस हुआ, जब ब्लड नहीं होगा एट्रिया पे प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है जी। ये प्रेशर कम हो जाएगा और डिक्रीज क्या हो जाएगी? इसमें फायरिंग हो जाएगी। और जो एक्टिवेट हो जाएगा वो क्या होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ग्लासोफ्रेंजियल नर्व होगी, क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लासोफ्रेंजियल, ये क्या करती है? आपका ये इफेरेंट है। ठीक है, ये ऊपर जाएगी और क्या करेगी? इंक्रीज इन द हार्ट रेट। ठीक है जी। कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगी और यूं आपके वो उसको जो हाइपोटेंशन है उसको मैनेज करना शुरू हो जाएगी। ठीक है जनाब। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरी आपने ये बात याद रखनी है जनाब कि
अब जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा, ये तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लासोफ्रेंजियल नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 9, ये क्या करती है कि हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, बीपी हाइपरटेंशन हो गया पेशेंट को। ठीक है जनाब, अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे जो वेगस नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 10, वो क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी हार्ट रेट को। ठीक है, और आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये एक्टिव होता है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक है वो इनएक्टिव होता है। और ये कब एक्टिव होगा, जब हाइपर टेंशन होगी। ये बात समझ आइए कि नहीं आई आप सबको? हेलो, ये क्लियर हो गया जी आप सबको? क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड 10 क्या क्या फंक्शन है इनके? ठीक हो गया, गुड। अच्छा यस सर। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पॉइंट देखें जनाब डॉक्टर साहब, कि जिस पेशेंट में हार्ट रेट बहुत ज्यादा, मतलब क्या उसे कहते हैं, एरिथमियास हो जाए, ठीक है, हार्ट रेट ज्यादा हो जाए, टैकीकार्डिया हो जाए पेशेंट को। ठीक है जनाब, अब आप देखें जिस पेशेंट को क्या है, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट क्या हो गया है, मोर देन 200 हो गया है। ठीक है, तो उनमें हम क्या करते हैं, कैरोटिड मसाज करते हैं। ठीक है, जब हम कैरोटिड मसाज करेंगे उसमें, अब उसकी आपको वो बता रहा है पैथोफिजियोलॉजी की वो कैसे हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। अगर आप गौर करें, जब कैरोटिड मसाज करेंगे तो क्या होगा, मसाज करने से वहां का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पर फायरिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जनाब, जब फायरिंग ज्यादा होगी तो वहां पर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो एक्टिवेट हो जाएगा थ्रू क्रेनियल नर्व नंबर 10, वेगस नर्व। ठीक है जी, तो वो क्या करेगी, फायरिंग ज्यादा हो गई है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे, और वो क्या करेगी, जाके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगी, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगी बाय इंक्रीजिंग एवी नोड। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है, जब ऐसे नोड से एवी नोड में आता है, एक और बात सुन ले गौर से, ये है ऐसे नोड और ये क्या है, एवी नोड। अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है एवी नोड की, ये सबसे कम होती है। ये क्यों कम होती है, ताकि वेंट्रिकुलर फिलिंग हो सके कंप्लीटली। ठीक है, तो बस आपने ये बात याद रखना है कि जब भी हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो किसको करेंगे, एवी नोड को करेंगे। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो क्या कर देगी, एवी नोडल डिले कर देगी, और वो क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम कर देगी और हार्ट रेट भी कम कर देगी। तो आई होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। ठीक है जनाब, तो जब आपका बीपी कम होगा, ये देख लें, बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन होगी, ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है जी, एट्रियल में जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा, स्ट्रेच कम हो जाएगी उसमें भी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, डिक्रीज फायरिंग इन द कैरोटिड बॉडी। जब डिक्रीज फायरिंग होगी उस वजह से क्या होगा, क्रेनियल नर्व नंबर 9 ग्लॉसोफ्रेंजियल ये एक्टिवेट हो जाएगी, और ये एक्टिव करके क्या करेगी, ब्रेन को सिग्नल भेजेगी, क्या करे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, और यूं हार्ट रेट इंक्रीज कर देगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा, और यूं बीपी जो है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। अब अगर हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो क्रेनियल नर्व नंबर 10 वेगस नर्व जो है ये क्या करती है, ये जाके उसको इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जब इंक्रीज इन द फायरिंग होगी, ठीक है, तो ये जो कैरोटिड बॉडी में इंक्रीज फायरिंग होगी तो सिग्नल किसको जाएंगे, क्रेनियल नर्व नंबर 10 को जाएंगे, और ये क्या करेगी, ब्रेन के ऊपर जाकर क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, सिग्नल भेजेगी, और यूं आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। और इस जो कैरोटिड मसाज है, कैरोटिड मसाज में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब टैकीकार्डिया होगा, टैकीरिथमियाज होंगे, हार्ट रेट मोर देन 200 होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि कैरोटिड मसाज करेंगे हम, जब उस पे प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द फायरिंग, और जब कैरोटिड बॉडी में फायरिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, तो उस वजह से क्या होगा, वेगस नर्व क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, और वो क्या कर देगी, उसके हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। ठीक है जनाब, ये था आपका कैरोटिड मसाज और ये था आपका बैरो रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आप अगर गौर करें, दैट इज ए
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुशिंग रिफ्लेक्स, जब भी रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, ठीक है डॉक्टर साहब, जब भी रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है जी, जब भी रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, उस वजह से आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि यहां पर जो, हाँ, जब रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा, इस प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अगेन वो जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, फायरिंग को कम कर देंगे, और यूं आपका सिंपैथेटिक जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोबारा सुने, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या मतलब, इससे हमने क्या मतलब लिया, मीनिंग क्या है इसका, कि जो ब्रेन में प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है ड्यू टू इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर। क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोसिफेलिस, ठीक है जी। अब क्या होगा, जब इंक्रीज जो ये आईसीपी इंक्रीज होने की वजह से, आपने ये बात याद रखना है कि इंक्रीज फायरिंग होगी, एक सेकंड जी, जल्दी जल्दी हो जाए यार, अच्छा जी, इंक्रीज फायरिंग होगी। और मैंने आपको क्या बताया था डॉक्टर साहब कि जब इंक्रीज फायरिंग हो जाए, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, क्रेनियल नर्व नंबर 10 एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि ब्लड सप्लाई भी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट रेट सब कुछ कम हो जाएगा। बल्कि लिखता हूं यहाँ पे, हार्ट रेट कम, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम। अब आप मुझे बताएं कि जो ब्रेन है उसको क्या ऑक्सीजन मिल रही होगी, ब्लड मिल रहा होगा, जब पंपिंग कम होगी या कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी है, तो जो ब्रेन सप्लाई होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ब्रेन का क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा स्टार्टिंग, क्योंकि देखें 5 मिनट्स में जो है ना, ब्रेन को सप्लाई ना मिले तो ब्रेन डेथ होना शुरू हो जाती है, राइट। तो आप ये देखें कि ये क्या होना शुरू हो जाएगा, सेरिब्रल इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा। और जब सेरिब्रल इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको जनाब, कि यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है जनाब। जब ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा डॉक्टर साहब, कि बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे दोबारा से। जब बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी, और क्या होगा, हाइपर टेंशन होना शुरू हो जाएगी, हाइपर टेंशन होगी। और फिर इस हाइपर टेंशन को मैनेज करने के लिए क्या होगा, कि दोबारा से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया भी चल रहा होगा। तो ये कहने का मकसद ये है कि जो कुशिंग रिफ्लेक्स है, उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। एक तो आपका हाइपर टेंशन आ जाएगी, हाइपर टेंशन आ जाएगी। दूसरा क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया आ जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। और तीसरी चीज क्या होगी, सारी बात है कि जब ऑक्सीजन डिमांड ही नहीं पूरी होगी, तो इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न आ जाएगा उसके अंदर। सो दिस इज नोन एज कुशिंग रिफ्लेक्स। और ये शुरू कहां से हुआ है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। जब प्रेशर ज्यादा होगा, डिक्रीज ओ सॉरी इंक्रीज इन द फायरिंग हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज फायरिंग होगा। तो जब फायरिंग इंक्रीज हो जाएगी, क्रेनियल नर्व नंबर 10 एक्टिवेट हो जाएगी, वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, और जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ब्रेन को, ठीक है। जब वो कम होगी, तो सारी बात है कि वहां पर ब्रेन को जब सही तरीके से नहीं मिलेगी ऑक्सीजन वगैरह ब्लड, तो वहां पर ब्रेन इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा। और उस वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगी अगेन, एंड नाउ द बैरो रिसेप्टर आर एक्टिवेटिंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो वहां पर क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन आ जाएगी। और साथ साथ उसको ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा, कि उस वेगस नर्व जो दोबारा से जब एक्टिवेट होगी, कि उसको कम करने के लिए, हार्ट रेट को कम करेगी वो, तो यहाँ पे हाइपर टेंशन भी चल रही होगी, ब्रेडिकार्डिया भी चल रहा होगा, ऑक्सीजन डिमांड भी जो है ना वो पूरी नहीं हो रही होगी, जिस वजह से क्या होगा, इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न आ जाएगा। सो दिस इज नोन एज कुशिंग रिफ्लक्स। कोई बात आपको ना समझ आई हो इसमें से, यकीन करें कि एक एक चीज मैंने आपको बहुत नाइसली एक्सप्लेन की है इसकी। थक तो मैं गया हूं, लेकिन इंशाल्लाह आज हमने मैक्सिमम कवर करना है इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, तो ये था आपका कुशिंग
लोग रटे लगवाते हैं ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, लेकिन मैंने आपको ये एक-एक वर्ड इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है कि व्हाई दीज़ आर हैपनिंग हियर। ठीक है जी? तो ये आपका हो गया जनाब, कीमोरेसेप्टर हो गए, बैरोरेसेप्टर हो गए, और ये देख लें, aortic arch transmit via vagus to nucleus tractus solitarius of medulla respond to the change in BP। ठीक है जी? तो ये उसी वक्त होगा जब हाइपरटेंशन होगी। और कैरोटिड साइनस देख लें कब करती है, जब आपका रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द बीपी, और ये कैसे करेगी, थ्रू ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व करेगी। तो जो 9 है वो इंक्रीज करती है हार्ट रेट को, और जो 10 है वो क्या करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। ठीक है जनाब? तो ये था आपका बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर और आपका कुशिंग रिफ्लेक्स। अच्छा जी, ये तो आपका क्लियर हो गया। इसमें से कोई बात ना समझ आई हो, यू कैन आस्क मी, मैं रिपीट कर दूंगा 1 मिनट में। ठीक हो गया, गुड। अच्छा जनाब, अब देखते हैं कि आगे हमने करना क्या है। ये मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। ये देख लें जनाब, ये इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये 300 पेज है। तो इसमें आपने ये बात याद रखनी डॉक्टर साहब, कि जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर होता है वो आप हमेशा चेक करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। ये देख लें, ये एमसीक्यूज है सीधा सीधा। ठीक है जनाब? कि आप कैथीटर को पास करते हैं थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से कहां पर आप लेकर जाते हैं, लेफ्ट एट्रिया को, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है? और आप ये जो प्रेशर चेक करते हैं, ये लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर चेक करते हैं। तो ये आपका क्या है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। और ये आपके एमसीक्यूज आता है कि ये हम किस पार्ट ऑफ हार्ट का चेक करते हैं, वो लिखा होगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका क्या होता है जनाब, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर चेक किया जाता है। ठीक है जनाब? और एक्सेप्ट इन माइट्रोस्टेनोसिस, ये चलें छोड़ दें, लेकिन जो मेन एमसीक्यूज था वो मैंने आपको बता दिए है। ये तो आपने पढ़ लिया होगा। स्किन जो है ओनली सिम्प्टोमेटिक है, और जब आपका नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल है, ये आपने सारा पढ़ लिया होगा, ये मेरा करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जो मैं आपको वो करवाऊंगा जो कंसेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जनाब? अच्छा, इसी चीज के ऊपर हम आते हैं, पेस मेकर। ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ ये वाला। अब मेरे ख्याल में हम स्विच करते हैं बीआरएस की तरफ। ये स्प्लिटिंग हो गई थी, ये हो गया था, रेजिस्टेंस मैंने आपको करवा दिया। गुड। चलें जी, बीआरएस के ऊपर आए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लास कब शुरू की थी जनाब, 243 पे। 343 हमारा घंटा हो गया और हमने माशाल्लाह काफी कुछ कवर कर लिया है। हेलो, आगे शुरू सर करें क्लास बीआरएस से? अब कुछ टॉपिक्स, एक दो चीजें मैंने करवानी है आपको। हेलो, बीआरएस करेंगे ना करें, बताएं। रहने दें सर। चलें ठीक है, गुड। करवा दें सर। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं, ये देख लें, डिक्रीज इन द कैपेसिटेंस सच दोज अकर विद द एजिंग प्रोसेस कॉज इंक्रीज इन द पल्स प्रेशर। यही मैंने आपको सारा बता दिया था कि जो पल्स प्रेशर है वो विद द एज क्यों इंक्रीज करता है, ये मैंने आपको सारा वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है जनाब? और पल्मोनरी वेज प्रेशर ये मैंने आपको बता दिया अभी। ये आप पल्मोनरी आर्टरी से लेकर जाती हैं और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर चेक करते हैं। अच्छा, अब देखने वाला क्या है कि हमारा यहाँ से करने वाला काम क्या है, ईसीजी है। ये मैं आपको करवाता हूँ जल्दी से। अच्छा जनाब, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जल्दी से करवा देता हूँ आपको। ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज आता है, ये वाला मैं आपको डबल ए वाला यहाँ से एमसीक्यूज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जनाब? ये एक्सप्लेन कर दूंगा टर्म्स आपको। चलें, आज आपको ये भी बताऊंगा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्यों होता है, ये राइनोडिन रिसेप्टर की वजह से, और ये कहाँ पर होते हैं ये भी आज आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो होपफुली कि हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ये हमने कर लिया है। चलें आए पीछे, टाइम ना वेस्ट करें, हमने मैक्सिमम किया हुआ है, सिर्फ रीड देनी है यहाँ पे। तो इसी जी जनाब, कुछ भी नहीं है इसमें। पहली चीज ये है कि आपकी पी वेव है, पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन है। ठीक है जनाब? अब जो रीपोलराइजेशन है वो, क्योंकि वेंट्रिकल का प्रेशर इतना होता है कि जो एट्रियल रीपोलराइजेशन है वो यहाँ पर सीन नहीं होती। ठीक है जनाब? तो जो पी वेव है दैट शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब कहता है कि जो पी आर इंटरवल है, अच्छा दो चीजें ये देखें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो पी वेव है यहां से लेके स्टार्ट ऑफ आर तक, ये क्या है, इंटरवल है, पी आर इंटरवल है। और अब अगर इस पी वेव से जहां पे एंड हो रही है, यहाँ पर, यहां से लेके अगर यहां तक एरिया देखा जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आर, तो इसे हम क्या कहते हैं, पी आर सेगमेंट।
ठीक है जनाब। तो सेगमेंट और इंटरवल का फर्क देख लें, मैं बल्कि यहां ड्रॉ करता हूं। ये देखें, यहां से लेके यहां तक जो पी वेव को इंक्लूड करे, यहां तक जो एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे, पी आर इंटरवल। लेकिन एट द एंड ऑफ पी, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, ये वाला, ये, इसे हम क्या कहते हैं, पी आर सेगमेंट। और जो पी आर सेगमेंट है, ये क्या शो करता है, एवी नोडल डिले, ताकि वेंट्रिकल सही तरीके से फिल हो सकें। ठीक है जनाब। अब जो आपका पी आर इंटरवल है, ये क्या है कि दिस इंटरवल शोज द वेंट्रिकल, ओ सॉरी, एट्रियल सिस्टोल टू द स्टार्ट ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इससे हम क्या कहेंगे कि यहां पर एट्रियल जो है डीपोलराइजेशन हो चुकी है, एट्रियल कंट्रैक्शन हो चुकी है। अब बिगिनिंग किस चीज की है, कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो सके। ठीक है जनाब। तो ये क्या है आपका पी आर इंटरवल, दैट शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन टू द इनिशियल, ये देखें, ये पढ़ लें, इनिशियल डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। होप सो आपको ये पी आर इंटरवल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनाब के, अच्छा एक और इसमें क्या लिखा हुआ है, varies with the conduction velocity through the AV node, for example if AV nodal condition decrease। अच्छा, एक और आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी एवी नोडल डिले, मतलब किस पेशेंट में हार्ट ब्लॉक है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक, ठीक है, तो ये जो पी आर इंटरवल होगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है। तो ये जो इंटरवल होगा, जब भी फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होगा, सेकंड डिग्री ब्लॉक होगा, थर्ड डिग्री ब्लॉक होगा, ठीक है जनाब, तो उन ब्लॉक्स में क्या होगा, एवी ब्लॉक्स में जाहिर बात है कि एट्रिया तो कंट्रैक्ट कर लेगा, ऐसे नोड जो है वो फायर कर देगी और वो सिग्नल भेज देगी, लेकिन आगे क्या है, एवी नोड का मसला आ गया है। मेरी बात समझ आइए कि नहीं आई है। तो क्या वेंट्रिकल को सिग्नल मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। ठीक है जनाब। तो जब वेंट्रिकल को सिग्नल ही नहीं मिल पाएंगे ड्यू टू एवी नोडल ब्लॉक, तो आगे जो सिग्नल है वो एवी नोड से कहां जाते हैं, ये देखें, मैं यूं बताता हूं आपको। ये देखें, ये है ऐसे नोड, ऐसे नोड में जब फायर जनरेट होता है, सिग्नल आते हैं, तो एट्रियल क्या होती है, डीपोलराइजेशन। ठीक है जनाब। ऐसे नोड से सिग्नल आएंगे एवी नोड में, एवी नोड क्या करेगी, सिग्नल आगे भेजेगी किसको, वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल तब कंट्रैक्ट करेगा जब एवी नोड से सिग्नल वेंट्रिकल में आ जाएंगे, और जब डिग्री ब्लॉक आ जाते हैं, एवी नोड का इशू आ जाता है, राइट। तो अब जब इशू आ जाएगा, अब आप ये देखें कि नॉर्मल क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक है जी। अब ये नॉर्मल है, लेकिन जिस पेशेंट में एवी नोडल ब्लॉक होगा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ब्लॉक आ जाएगा, तो आपने ये बात याद रखनी है, इन ब्लॉक्स में क्या होगा कि एट्रिया तो नॉर्मल कंट्रैक्ट कर लेता है, अब बजाय कि यहाँ पे क्यू आर एस कम्प्लेक्स आती, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि सिग्नल ही नहीं पहुंच पा रहे। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या हो रहा है, सिग्नल ही नहीं पहुंच पा रहे वेंट्रिकल को, तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्यू आर एस बनेगा। ठीक है जनाब। तो ये अब आप देखें कि पी आर इंटरवल क्या था, कि ये पी वेव इसमें शामिल होती है और ये आर तक, तो अब आप देखें पी आर इंटरवल क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया। ठीक है जनाब। एंड दैट इज ड्यू टू एवी नोडल डिले। इंशाल्लाह आप डिग्री ब्लॉक्स पढ़ेंगे, उसमें भी आपको ये मजीद में क्लियर कर दूंगा, लेकिन नाउ वी नो अबाउट इट कि जो पी आर इंटरवल है वो किस में इंक्रीज करेगा, इन द एवी नोडल ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और आपने ये बात याद रखनी है, जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो क्या है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ये बात कर रहा है क्यू टी इंटरवल की। क्यू टी इंटरवल अगर आप ये देखें गौर से कि ये यहां से लेकर यहां तक है, दैट आल्सो इंक्लूड द टी वेव। ठीक है जनाब। तो जो क्यू टी इंटरवल है, ये क्या है, इंक्लूडिंग द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव टू द एंड ऑफ द टी वेव। तो जो क्यू टी इंटरवल है, अब जब टी वेव क्या है हमारे पास, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ये देखें ये क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो जो क्यू टी इंटरवल होगा, उसमें क्या होगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगी, एक तो आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एज वेल एज रीपोलराइजेशन। तो जो वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन दोनों को शो करता है, दैट इज द क्यू टी इंटरवल। अब अगर बात की जाए एस टी सेगमेंट की, तो ये देखें कि ये एस टी सेगमेंट क्या है, कि ये फ्रॉम द स्टार्ट, यहां पर जो है ना टी, यहां पर ये खत्म हो जाता है, राइट। तो ये दैट शोज क्या,
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो आपने ये बात याद रखनी है डॉक्टर साहब कि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है सेगमेंट वाली, ठीक है जी, और ये कहां पर एंड होती है, बिगनिंग ऑफ टी वेव, और ये एस वेव के एंड पे खत्म हो जाती है, ठीक है। एंड दैट शोज के व्हेन वेंट्रिकल्स आर डीपोलराइज्ड। तो ये देख लें पी वेव क्या है, पी वेव जो है आपकी जनाब एट्रियल डीपोलराइजेशन, और पी आर इंटरवल ये क्या है जनाब आपका, दैट इंक्लूड्स द पी वेव टू द स्टार्ट ऑफ आर वेव, एंड दैट शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, और जो वेंट्रिकल की इनिशिएशन होगी वहां पर कि वो क्या कर सके, डीपोलराइज कर सके, तो दैट ओनली इंक्लूड व्हाट, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और जब भी एवी नोडल ब्लॉक होगा तो पी आर इंटरवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया है, ठीक है जनाब। और आगे ये कह रहा है कि जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो क्या है आपका, ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, और जो आपका क्यू टी इंटरवल है, ये देखें ये क्यू से लेकर टी के एंड तक है, तो ये क्या शो कर रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये आपकी टी वेव जो शो कर रही है वो क्या शो कर रही है, रीपोलराइजेशन। तो जो आपका क्यू टी इंटरवल है दैट शोस बोथ, और जो आपका एस टी सेगमेंट है दैट एंड, जहां पर आपकी टी वेव शुरू हो रही है और एट द एंड ऑफ एस वेव, बिटवीन द एस की एंडिंग और टी की शुरुआत जो है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एस टी सेगमेंट, एंड दैट शोज द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन ओनली। तो ये थी जनाब आपकी ईसीजी जो मैंने आपको ये करवा दी है, ठीक है जनाब। नेक्स्ट अगर बात की जाए जनाब, जो हमारा ये एमसीक्यूज हैं ये वाले, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने देखना है ये वाला, ठीक है जनाब। इसको हम जल्दी से रीड दे देते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब हम बात कर रहे हैं जनाब एक्शन पोटेंशियल की, ठीक है जनाब। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, सबसे पहले आपका आता है फेज जीरो। फेज जीरो में क्या होगा, इसमें सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इनसाइड जाना शुरू हो जाएंगे सेल के, और वहां पर जो -90 से कहां पर आना शुरू हो जाएगा, ये प्लस में आना शुरू हो जाएगा, +20 तक, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका अप स्ट्रोक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। और ये क्यों होती है, अच्छा एक और चीज देख लें, मिसाल के तौर पे ये कार्डियक सेल है, अब इनसाइड क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, बाहर क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है, राइट। अब आप ये देखें पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ई फ्लक्स होगा, ठीक है, ई फ्लक्स होगा तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अब जब ये बाहर जाना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, राइट। तो जब ये बाहर आएगा, इस नेगेटिविटी को कंपनसेट करने के लिए वी नीड पॉजिटिविटी, राइट। तो ये जो सोडियम ई फ्लक्स हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है, सॉरी, जो इनसाइड आ रहा है सोडियम, दैट लीड्स टू व्हाट, फेज जीरो, ठीक है जी। तो फेज जीरो में क्या होगा, अब स्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू सोडियम। और ये नेगेटिविटी क्यों आई है, क्योंकि यहां से पोटेशियम बाहर जा रहा था, ठीक है। तो इस नेगेटिविटी को कंपेंसेट करने के लिए सोडियम अंदर आएगा, ठीक है जी, और ये क्या करेगा, इंक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल। तो फेज जीरो में क्या था जनाब, होप सो ये आपको बात क्लियर होगी कि फेज जीरो में क्या है, अप स्ट्रोक है। सोडियम की क्या होती है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस होती है, वो इनवर्ट आता है, ठीक है जी। जब ये आएगा तो एक्शन पोटेंशियल यानी इनिशिएशन हो जाएगी। अब कहता है कि जो फेज वन है, फेज वन, उसमें क्या होगा, इनिशियल रिपोलराइजेशन caused by inward current movement of potassium ion out of the cell, ठीक है जी, एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द सोडियम कंडक्टेंस, ठीक है जनाब। अब इसमें क्या होगा जनाब, आपका आहिस्ता आहिस्ता फेज वन में क्या होना शुरू हो जाएगा कि जो आपके सोडियम चैनल थे, ये देखें फेज जीरो में क्या हुआ, फेज जीरो में सोडियम इन आ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो यहां पर सोडियम क्या हो गया था, ज्यादा होना शुरू हो गया। अब फेज वन में क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सोडियम चैनल होंगे ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जनाब। और जो पोटेशियम चैनल होंगे वो मतलब जो कम मिकदार में, ठीक है जी, क्या करेंगे, पोटेशियम को बाहर फेंकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जनाब। तो फेज वन में क्या था कि सिर्फ सोडियम चैनल ओपन थे, फेज जीरो में सिर्फ सोडियम चैनल ओपन थे और वो पॉजिटिविटी लाए और डीपोलराइजेशन हो गई है, ठीक है जनाब। अब क्या होगा, जो फेज वन है इसमें स्लो जो सोडियम की जो इनसाइड, ठीक है जी, जो मूवमेंट कर रहे हैं वो स्लो सोडियम चैनल ओपन होंगे, और यहां से क्या होगा,
पोटेशियम के जो स्लो यानी कम मिकदार में जो पोटेशियम को बाहर फेंके, इनकी क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ओपनिंग होना शुरू हो जाएगी। दैट इज द फेज 1। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, फेज 2। अब ये देखें, ये सेल है, यहाँ पर स्लो सोडियम जो कंडक्टिविटी कर रही है, ठीक है, अंदर जो फेंक रहे हैं, सोडियम चैनल ओपन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत है, राइट। तो अब जो इस सेल की कॉन्ट्रेक्शन करेगा वो कौन करेगा, कैल्शियम करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम इनसाइड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। और इसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू फेज कहते हैं, ठीक है जी। और प्लेट्यू फेज में क्या होता है, कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है, यूं आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है। एंड जो आपके कार्डियक मसल की, ये देख लें, जो डीपोलराइजेशन है वो ड्यू टू सोडियम है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है मायोकार्डियल मसल की या जो सेल्स की है वो क्या है, ड्यू टू कैल्शियम है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्लेट्यू फेज, और ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगा, ठीक है जनाब। तो फेज 2 क्या है, इसमें प्लेटू फेज है। तो इनवर्ट कैल्शियम जो है ना, कंडक्टेंस हो जाएगी और इनवर्ट ज्यादा कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि पोटेशियम की जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो ये कैल्शियम आना शुरू हो गया, और प्लस यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि पोटेशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो फेज 4 होगा उसमें क्या होगा कि कैल्शियम चैनल बंद हो जाएंगे, सिर्फ पोटेशियम चैनल होगा इसमें ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन होगा, ठीक है, मैक्सिमम पोटेशियम बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और यहां पर पीछे क्या रह जाएगी, नेगेटिविटी, एंड दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, रीपोलराइजेशन होती है। यहां तक कोई बात ना समझ आई हो आप सबको, हेलो, क्लियर हो गया सर जी आप बस सबको अगर ये, तारीफ चलें ठीक है, गुड। अच्छा नेक्स्ट देखें जनाब, ये तो आप सबको आता ही होगा, लेकिन मैंने ये फिर भी काफी ब्रीफली करवा दी है। अगर हम ऐसे नोड की बात करें, ये क्या है, आपका पेस मेकर है, और इसका जो एक्शन पोटेंशियल है, अच्छा ये आपने फर्क याद रखना है। अब ये हो जाए क्लियर जल्दी से हो जाए यार, हो जाए। अच्छा ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें कि जो ऐसे नोड है, ये क्या है, आपका पेस मेकर ऑफ हार्ट है, ठीक है जनाब। और इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे ज्यादा, जाहिर बात है, ऐसे नोड में हार्ट रेट सबसे ज्यादा होता है, फिर एवी नोड में, और फिर बंडल ऑफ फिश, और फिर परकंजी फाइबर में, ठीक है। और ये आपके एमसीक्यूज आएगा भी कि पेस मेकर डाला गया है, ठीक है, हार्ट रेट जो है वो 20 है, बताएं ये किस जगह पर है। तो ये आपका क्या है, कौन सा आपका पार्ट ऑफ बॉडी है जो इस वक्त पेस मेकर है, सो दैट इज परकंजी फाइबर। तो ये आप डबल ए में आपने देख लेना है, ये मेरे ख्याल में 60 टू 80 एक होता है ऐसे नोड, फिर 60 टू 40 जो है आपका एवी नोड है, और फिर 20 टू 40 जो है आपका ये परकंजी फाइबर्स हैं, ठीक है जनाब। तो ये आपके एमसीक्यूज आएंगे डबल ए में कि आपने पेस मेकर डाला है, हार्ट रेट ये है, तो बताएं कि अब कौन सा पार्ट ऑफ हार्ट है कि जो एज अ पेस मेकर काम कर रहा है। अगर 20 है तो आपका ये क्या है, परकंजी फाइबर है, ठीक है। 30 क्या है, फिर भी परकंजी फाइबर है। तो जनाब आपने ये वैल्यूज वहां से देख लेनी है, और आपका वो एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो, ठीक है जनाब। तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, तो जो आपका पेस मेकर है वो क्या है, ऐसे नोड है, ठीक है जी। अब इसके देख लें, इसमें फेज 0 होगा, और आपने ये बात याद रखनी है कि जो कार्डियक मसल की जो डीपोलराइजेशन है वो है ड्यू टू सोडियम, लेकिन जो ऐसे नोड की डीपोलराइजेशन है दैट इज ड्यू टू कैल्शियम, ठीक है जनाब। तो कैल्शियम का अपस्ट्रोक होगा, दैट लीड्स टू व्हाट, डीपोलराइजेशन। और जो रीपोलराइजेशन है वो सेम ही है, पोटेशियम की वजह से होगी, लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है, जो फेज 4 है ये क्या है, स्लो डीपोलराइजेशन। अब ये कहता है कि जो ये ऐसे नोड है, ये पेस मेकर एक्टिविटी क्यों है इसके अंदर, एंड दैट इज ड्यू टू, ये देख लें, फनी करंट सोडियम चैनल्स। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि जो सोडियम की एक्टिविटी है दैट कॉजेज व्हाट, पेस मेकर एक्टिविटी। और ये सोडियम का इनवर्ट होगा, ये इटसेल्फ जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल पल्स इंपल्स जो है वो जनरेट करता है, ठीक है जनाब। और जो डीपोलराइजेशन होगी वो दैट इज ड्यू टू कैल्शियम, लेकिन जो पेस मेकर एक्टिविटी है दैट इज ड्यू टू इनवर्ट सोडियम करंट, ठीक है जनाब। ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं जनाब, ये देखें जो है कंडक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है, जो हार्ट रेट था वो किस में सबसे ज्यादा था जनाब,
एसए नोड में, फिर एवी नोड में, फिर बंडल ऑफ विस्प में, फिर परकंजी फाइबर में। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये देखें, ये जनाब एसए नोड, ये एवी नोड, ये बंडल ऑफ विस्प और ये परकंजी फाइबर्स। ठीक है जनाब। अब होगा क्या कि जब एसए नोड से एवी नोड में आएगी इंपल्स जो कंडक्शन कर रही है, ठीक है, एवी नोड से आएगी बंडल ऑफ विस्प में। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो परकंजी फाइबर्स हैं ये पूरे वेंट्रिकल को कवर करते हैं, और वेंट्रिकल आपको पता है बड़ा चैम्बर होता है, राइट। तो उसको पंप करने के लिए वी नीड मोर कंडक्टिविटी। मेरी बात समझ आइए कि नहीं आई है? तो जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो किस में सबसे ज्यादा होती है? परकंजी फाइबर में होती है, क्योंकि परकंजी फाइबर में जितनी कंडक्शन वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उतनी आसानी से जो वेंट्रिकल होगा वो क्या हो जाएगा? पंप कर पाएगा। मेरी बात समझ आइए कि नहीं आई है? तो जो हार्ट रेट ज्यादा होगा वो ऐसे नोड में होगा, लेकिन जो जनाब आपकी कंडक्शन होगी वो किस में इंक्रीज होगी? इन द परकंजी फाइबर, एंड दैट इज स्लोएस्ट इन द एवी नोड। ये मैंने आपको पहले भी बातों बातों में बात बता दी, अब ये पढ़ लें आप कि जो स्लोएस्ट, ये एमसीक्यूज है डबल ए के अंदर भी, कि जो कंडक्शन है वेलोसिटी वो एवी नोड में सबसे कम होती है। ये एमसीक्यूज है आपका। वो आपसे ये नहीं पूछता कि सबसे ज्यादा किस में होती है, वो आपसे ये पूछेगा सबसे कम किस में होगी। सो दैट इज इन द एवी नोड। और वो क्यों होगी? अलाउ द टाइम फॉर द वेंट्रिकुलर फिलिंग बिफोर द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि जो पी आर सेगमेंट है उसमें क्या होता है? एवी नोडल डिले होता है, एंड दैट डिले इज फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग। और वेंट्रिकुलर फिलिंग क्यों? मतलब वो कंप्लीटली हो सके। मेरी बात समझ आइए कि नहीं आई है? तो आपने ये बात याद रखना, जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो किस में कम होगी? एवी नोड में। तो जितने आप ऑनलाइन है एक एक लफ्ज एमसीक्यूज बता रहा हूं, आप डबल ए पढ़ेंगे। ये पिछले सेशन में मैंने नहीं करवाया था, इस सेशन में करवा रहा हूँ। यकीन करें कि आपको एक एक चीज समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। तो आगे देखें आप जल्दी से। ये क्लियर हो गया जी आप सबको? ये क्लियर हो गया? हेलो सर बाकी कल करा दें। जी, हेलो, रफ्तारी लेट हो रही है। समझ नहीं आई? बाकी कल करवा दें। यकीन करें कि मेरी खुद चलें ठीक है जनाब। अ, चलें ठीक है जनाब। फिजियोलॉजी हमारी जो है ना ये थोड़ी सी रह गई है, तो इंशाल्लाह चलें 1 मिनट में स्क्रीन ऑन करता हूँ, फिर मैं ऑफ कर दूंगा इसको। हम एक चीज देख लें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह, जालमो मैं भी तो रोजा रख के ही पढ़ा रहा हूँ। 1 मिनट, ये देखें फर्स्ट एड को देखते हैं। ये तो बीआरएस में आपको वैसे एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, अभी तक ये सारा खत्म हुआ होता। 1 सेकंड जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये हमने कर लिया था, ये हो गया था, ये हमने कर लिया था, ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, सिर्फ जेवीपी रह गया इसमें से, राइट। तो हमारे मरम ये पेज हो गया, मरमर रह गए हैं खाली हमारे इसमें से। आ जा आ जा आ जा भाई, क्या कर रहा है? अच्छा, ये मरमर रह गए हैं सिर्फ। ये मैंने आपको करवा दिया है, पेस मेकर भी हो गया हमारा, ईसीजी हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बैरोसेप्टर हमने कर लिए हैं। ये वाला पेज हमने कर लिया है, कैपिलरी एक रह गया है, ये हमने पेज कर लिए हैं। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा और आपकी पैथोलॉजी शुरू हो गई है। वो जो आपको मैं करवा रहा था वो मैं आपको डबल ए के लिए एमसीक्यूज के लिए करवा रहा था कि कैसे निकालने हैं बीआरएस में से। अब कल के लिए जनाब मैं आपको 2 से 3 चीजें करवाऊंगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड सिर्फ ये करवा दूंगा, और यहाँ से आपको मैं मरमर करवा दूंगा। फिर हम इंशाल्लाह कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, और ये आपको बताऊंगा कि एडीमा क्यों होता है, ठीक है। ये मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएट करना, ठीक है जनाब। अच्छा, फिर हमारी पैथोलॉजी शुरू हो जाएगी। हम ये इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक करके यहाँ से ये एमआई करेंगे, हाइपरटेंशन करेंगे, कोएर्टिशन ऑफ एओर्टा करेंगे, और मरमर्स करेंगे, और ये वाला पेज हम करेंगे। ब्लॉक्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं, ये हमारा खत्म हो जाएगा। पीछे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी रह जाएगा, हार्ट फेलियर रह जाएगा, ये हाइपोटेंशन जो शॉक रह जाएगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रह जाएगा, रूमेटिक फीवर, देखें काफी टॉपिक रह जाएंगे आखिरी दिन के लिए। तो ठीक हो गया, ये हमारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, कवरेबल है। जनाब कैसा लगा आपको लेक्चर, ये बताएं अब आप। यकीन करें कि बहुत एक्सटेंसिव
और एक-एक चीज़ का मैकेनिज़्म और क्या-क्या अंदर होता है, ऐसा अगर आपको कोई पढ़ा दे